मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं तत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दसागरम् अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। So how are you all? कैसा रहा शंख प्रक्षालन? कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? आपने किया था समीर जी? आई थिंक आपने नहीं किया था। पेरेंट्स ने किया था। हाँ, पेरेंट्स ने किया था। पेरेंट्स तो आपने क्यों नहीं किया भाई? ये पिताजी ने किया था। हाँ, आपने क्यों नहीं किया वो पूछ रहा हूँ मैं। पिताजी ने किया? हाँ, एक्चुअल 2 ही बाथरूम थे। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम की इसमें कर लूंगा। नेक्स्ट कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, वो भी है, मेंबर के हिसाब से देखना पड़ता है मुझे। कैसा लग रहा है तो फिर पिताजी को? बहुत अच्छा लगा उस दिन का। अच्छा, आप पिताजी को कैसा लग रहा है? हाँ, मम्मी को कैसा, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा। अच्छा लगा ना? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, पुराना टॉक्सिन सारा निकल गया जो भी था। हाँ, अभी ब्लड को क्लीन करना है। हाँ। ब्लड को शुद्ध करने के लिए ये फॉलो करते रहो बीच बीच। महीने में एक बार कर सकते ना गुरुजी? हाँ? महीने में एक बार कर सकते ना कि 3 महीने में कितने महीने करना है? ना बड़ा वाला नहीं करना है, 25-30 ग्लास वाला तो 3 महीने में एक ही बार करना है, अदरवाइज 12-15 ग्लास वाला कर सकते हो आप। अच्छा अच्छा, 12 से 15 ग्लास वाला आप महीने में एक बार कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अच्छा। 30 ग्लास वाला करने के लिए ना 2-3 महीना जाना चाहिए उसके लिए। सीजन चेंज जब हो ना, हाँ हाँ, तब करना चाहिए एक्चुअली। अच्छा अच्छा। और जरूरी भी नहीं है, अगर आपका सपोज की डाइट बहुत ही बढ़िया रहता है कुछ भी नहीं है, मतलब अगर आप तो आपको लग रहा है कि 95% तक मेरा डेली क्लींजिंग हो जाता है, फिर कोई इशू नहीं है, तो एकदम बढ़िया से तरीके से चलता है फिर तो इससे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी खासी आ जाती है। और यूं समझो कि जो स्थूल कचरा था वो निकल गया बॉडी से। और अभी जो है, अभी ध्यान इस पे रखना है कि जो हमारा जो इनपुट हो वो अच्छा होना चाहिए। एटलीस्ट मिनिमम जो है विटामिन, जो हमारे विटामिन सी की जो हमें खास जरूरत है एवरी डे पर डे, वो जाना ही चाहिए हर हाल में। एशगार्ड है, फ्रूट्स है, सैलड है, उसी में से ये सारे विटामिन हमें मिलते हैं। तो रॉ एक दो दिन नहीं होता मेरा मोशन साफ है, पेट साफ नहीं होता। हाँ, तो फिर देखो ये समस्या अगर 2 दिन तक नहीं होता है तो फिर कितनी परेशानी रहती है, पता है। इट इज अच्छा साइन नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है।
सर वो आयुर्वेदिक का झंडू पंचारिष्ट है ना, हाँ झंडू पंचारिष्ट, वो आयुर्वेदिक इवनिंग मतलब खाना खाने के सोने के पश्चात ले सोने के पहले ले सकते हैं ना, यदि वो इसका प्रॉब्लम है तो? क्यों लेना है वो पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, पेट साफ नहीं, पेट यदि अपना साफ नहीं हो रहा है, ये गलत है वो चीज। पेट साफ नहीं हो रहा, भोजन ठीक नहीं है। पेट साफ नहीं है तो इसका मतलब सीधा सीधा अर्थ है नींद नहीं हुई है और भोजन, दो बहुत बड़ा रीजन है। एक तो नींद प्रॉपर नहीं हुई है और भोजन ठीक नहीं है, बस सिंपल है और कुछ नहीं है। तो भोजन पे ध्यान दो। भोजन में अगर आपका अनाज और दाल ज्यादा रहेगा, पेट साफ नहीं होगा। और बड़ी उम्र को तो 2 टाइम अनाज खाना ही नहीं चाहिए। जितने भी सीनियर सिटीजन है उनको 2 टाइम अनाज और दाल को, ओनली 1 टाइम ग्रेन, दैट्स इट, ओनली 1 टाइम भोजन। 2 टाइम भोजन किया, बड़ी उम्र वाले का पाचन ही नहीं होता है, कहाँ से वो खाएंगे 2 टाइम अनाज और ग्रेन। सदगुरु 24 घंटे में एक बार खाते हैं, 5 बजे शाम को 5 बजे खाते हैं वो। खाली सुबह खाली नीम के पत्ते खा लेते हैं, 1-2 खजूर के दाने खा लेते हैं, उसमें हो जाता है उसका। अच्छा वो डेली अपन ड्राई फूड वगैरह ये खाते हैं, ड्राई फूड और जो अंकुर फूटा हुआ जो अनाज रहता है, अंकुरित आप खा सकते हो, स्प्राउट्स खा सकते हो, लेकिन ड्राई फ्रूट नहीं खाना है। ड्राई फ्रूट रोज क्यों खाना है? मैं भी नहीं खाता हूँ रोज। हाँ, अच्छा ये ड्राई फ्रूट पाचन में थोड़ा सा तकलीफ देता है, मतलब ड्राई फ्रूट थोड़ा सा नहीं, ड्राई फ्रूट आपको कॉन्स्टिपेशन कर देगा। ड्राई फ्रूट कॉन्स्टिपेशन कर देगा, दाल कॉन्स्टिपेशन कर देगा, रोटी कॉन्स्टिपेशन कर देगी, ये सब कॉन्स्टिपेशन करता है। अंडरस्टूड? रोटी, दाल, चावल, ड्राई फ्रूट, दूध, चाय, कॉफी और मैदा, जो भी मैंने लिस्ट दिया है ना, वो सब कॉन्स्टिपेशन करता है। हर चीज कॉन्स्टिपेशन करता है वो। मक्खन, बटर, चीज, ये सब कॉन्स्टिपेशन करता है। पनीर, घी वगैरह, घी कितना खाते हैं हम लोग? खाली वो 15-20 खाली लगाते हैं घी। तो वो मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ? जिससे हम पेट भरते हैं। अंडरस्टूड? अभी नहीं भरते हैं घी, तो हम खाली ऊपर फ्लेवर के लिए लगाते हैं खाली। तो घी को हम इसलिए मैंने उसमें से निकाल दिया, लिस्ट में से। गुरुजी वो लिस्ट चाहिए था आपका, लिस्ट चाहिए। लिस्ट ऑलरेडी दिया हुआ है वो पीडीएफ में, लेकिन डिटेल में लिस्ट तो मैं दे दूंगा आपको, वो प्रॉब्लम नहीं, वो दे दूंगा मैं आपको, ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है। देखिए आज 14th डे है, अभी भी अगर ये क्वेश्चन खड़ा रहता है ना, तो डाइट अच्छे से फॉलो नहीं हो रहा है, उसका मतलब ये है। अंडरस्टूड? ये जो मैं बता रहा हूँ ना, आयुर्वेद भी बोलता है कि आपको दवाई नहीं लेनी है। दवाई क्यों लेते हो आप लोग? जब आपका भोजन ही ठीक नहीं है, इसलिए दवाई ले रहे हो ना। लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, पेट साफ करने के लिए लैक्सेटिव लेते हैं, चूर्ण लेते हैं। यही तो समस्या है। कुछ लोग बीड़ी पीते हैं, कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, कुछ लोग तंबाकू खाते हैं, तब जाकर के उनका मोशन पास होता है। तो या कुछ लोग पानी पीते हैं बहुत सारा। तो ये चीज गलत है, वो सारी चीजें। आप कुछ लोग ऑयल पीते हैं, वो कौन सा वो भूल गया, वो मस्टर्ड ऑयल पीते हैं, कैस्टर ऑयल सॉरी कैस्टर ऑयल पीते हैं और बाद में उनका पेट साफ होता है। तो आप ये नहीं सोचते हो कि भोजन गलत है हमारा? भोजन गलत है, सिंपल, भोजन गलत है। आज मुझे किसी का एक मैसेज आया, मुझे वो बताते हैं कि उनको ये सो एंड सो प्रॉब्लम है, यहाँ कफ में, लंग्स में, चेस्ट में। तो मैंने उनसे पूछा कि वो मुझे बोल रहे सर योगा में कोई उपाय बताया। मैंने बोला आप अपना डाइट बताओ पहले। तो बोले हाँ नॉर्मल भोजन खाता हूँ। मैं बोला सी मैं एक्सपर्ट हूँ, मुझे स्पेसिफिक बताओ कि आप क्या खाते हो। तो उसने फिर लिख कर के भेजा, पराठा खाता हूँ, पनीर की सब्जी खाता हूँ, दूध पीता हूँ, चाय पीता हूँ, रात में ये खाता हूँ। तो मैंने बोला इतना सारा आप डेयरी खाओगे, इतना सारा आप अनाज खाओगे तो कहाँ से आप पियोगे? नहीं, लेकिन डॉक्टर ने कुछ बोला नहीं। मैं बोला डॉक्टर ने नहीं बोला इसलिए आप मुझे पूछ रहे हो कि भाई क्या है प्रॉब्लम, क्यों, रूट कॉज क्या है? मैंने बोला ये बंद करो, ये बंद करना पड़ेगा तो ही ठीक हो गया, अदरवाइज ठीक नहीं हो पाओगे आप। बराबर। मैंने उनको अपॉर्चुनिटी ऑप्शन दिया है। मैं बोला अगर आपको फॉलो करना है तो मेरा 100 काउंसलिंग चार्जेस है, और आपको अगर प्रॉपर गाइडेंस चाहिए तो फिर ये सारी चीजें मैं आपको बंद करवाऊंगा। मैं पहले ही बोल देता हूँ देखो पूरी दुनिया में
कोई भी रोग ले लो, अगर आपका फूड में, अगर आपके फूड में डेली बेसिस पे चाय, कॉफी, डेयरी, फिर 3-3 टाइम अनाज है, दालें हैं, नॉनवेज है, आपका रोग ठीक नहीं हो सकता है। मैं आपको है ना ये पत्थर की लकीर पे लिख के दे दूंगा, मैं आपका रोग कभी भी ठीक नहीं होगा। आप कितने के पास चले जाओ, कोई भी तुरम खान डॉक्टर के पास चले जाओ, तुरम खान दुनिया का कोई नोबेल प्राइज विनर डॉक्टर के पास चले जाओ, वो भी आपका इलाज ठीक नहीं कर पाएगा अगर आपने अपना भोजन नहीं सुधारा तो। अंडरस्टूड? दिस इज द थंब रूल। ये यही बेसिक फाउंडेशन है। अंडरस्टूड? क्योंकि क्या होता है ना कि जो भी ट्रीटमेंट हम करते हैं ना वो एक्सटर्नल है, दैट इज एक्सटर्नल। एक्सटर्नल से आप ठीक नहीं कर सकते, आपको अपना इंटरनल ठीक करना पड़ता है। फर्स्ट इंप्रूव योर इंटरनल, जो आप कंज्यूम करते हो ना डे इन डे आउट, उसको इंप्रूव करो पहले। डाइट इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। आप भले कितनी भी आपकी मान्यता क्यों ना हो, अरे मेरे वो पूर्वज ये खाते थे, वो ये खाते थे, वो जो कुछ भी खाते थे, प्रॉब्लम अभी आपको है ना, तो ये प्रॉब्लम ये क्या सॉल्यूशन यही है। हमारा डाइट जो है ना बहुत ही मतलब सिस्टमेटिक तरीके से होना चाहिए। और दूसरी बात यह है जो टाइमिंग जो है ना उसका भी खास ध्यान रखना है। आज मैं आपको टाइमिंग के बारे में बताऊंगा कि भाई टाइमिंग में लोग कहाँ मिस्टेक कर देते हैं। टाइमिंग के बारे में अभी जो है तो एक चीज आप समझ लीजिए कि हमारा बायोरिदमिक साइकिल होता है बॉडी का। अंडरस्टूड? अभी जो मैं चर्चा करूंगा इसी के ऊपर मैं चर्चा करूंगा कि भाई आज सुबह नेहा जी ने पूछा था कि कैसे हम इसको मेंटेन कर सकते हैं। मतलब इतना, मतलब अगर हमें कोलोन थ्रू आउट द डे, मतलब एवरी डे हमारा कोलोन नीट एंड क्लीन रहे, साफ रहे, तो उसके लिए एक ही है कि जो टाइमिंग है बायोरिदमिक साइकिल नेचर का, बॉडी के साथ का जो हमारे अंदर में, वो आपको दिमाग में बिठाना पड़ेगा। उस हिसाब से आपको आपका डाइट रूटीन करना पड़ेगा। तो सुबह का जो टाइम देखो, नेचर में 3 पहर होते हैं। पहला पहर होता है सात्विक, सत्व, फिर आता है रजस, फिर आता है तमस। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के 10 बजे तक सत्व गुण रहता है, उसके बाद फिर रजस गुण चालू हो जाता है, शाम को 6 बजे तक रजस गुण रहता है। जैसे ही संध्या काल होती है, जैसे सूर्य अस्त होता है, तमस शुरू हो जाता है। 6:30 सनसेट के बाद तमस चालू हो जाता है, तो वो रहता है देर रात तक। अंडरस्टूड? तमस में भोजन पचता नहीं है अच्छे से, बहुत स्लो प्रोसेस हो जाता है भोजन का, पाचन का जो प्रोसेस रहता है। सत्व में ज्यादा एक्टिव रहता है रजस में, क्योंकि रजस के अंदर में पित्त एक्टिव रहता है, फायर एलिमेंट एक्टिव रहता है, तो उस मोमेंट पे डाइजेशन फास्ट होता है। और सत्व मोमेंट में भी डाइजेशन अच्छा होता है, लेकिन सत्व में भूख नहीं लगती हमको। अंडरस्टूड? ब्रह्म मुहूर्त में हमें भूख नहीं लगती। रात को 2 बजे 3 बजे उठ करके आप खाते हो क्या? तुरंत सीधा चलो वड़ा पाव खा लेते हैं, रोटी सब्जी खा लेते हैं, दाल चावल खा लेते हैं, खाते हैं क्या सुबह 4 बजे उठ करके? नहीं ना, कुछ भी खाने को मन नहीं करता है। बस उठे, ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? पानी पियोगे, नींबू पानी पियोगे, कुछ ऐसा लोगे, कोई नॉर्मल छोटा सा एक 100-200 ml ड्रिंक ही लोगे आप, और कुछ नहीं लोगे, विच इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और वाटर। नारियल पानी पीने को भी मन नहीं करता है अर्ली मॉर्निंग। हाईली सत्व गुण एक्टिव है वो टाइम पे। उठते ही भूख भी नहीं लगती है। कभी लगी क्या किसी को उठने के बाद तुरंत भूख लगी क्या? वो बात अलग है। उठ के ही लोग बेड टी ले लेते हैं। वो बेड टी कब लेते हैं? जब वो उठते ही 8 बजे। अंडरस्टूड? उनकी सुबह 8 बजे होती है, वो लोग बेड टी लेते हैं 7 बजे 8 बजे। उनके लिए ये प्रॉब्लम है। मैंने ऐसे लोगों को देखा हुआ है, उठते ही सीधा, अभी तो कैसे ब्रश भी नहीं करते, पहले सीधा चाय पीते हैं। तो जहर पीते, और कुछ नहीं, चाय नहीं पीते, चाय के नाम पे जहर पीते हैं वो लोग। आई एम सॉरी टू से दिस थिंग, बट दिस इज द ट्रुथ। हकीकत है, ये चीज गलत है वो चीज। तो बायोरिदमिक साइकिल का ये बताता है कि जो सात्विक टाइम चलता हो वो टाइम पे हमें कुछ भी नहीं खाना चाहिए। हमें वो टाइम पे प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, फिजिकल प्रैक्टिस, योगा है, माइंड के ऊपर में काम करना रहता है, इन सारी चीजों पे हमें काम करना रहता है। तो वो नेचर हमें ऐसा बताता है। अंडरस्टूड? और फिर उसके बाद जो टाइम होता है सत्व गुण, रजस गुण। रजस गुण जो शुरू होता है वो तकरीबन 10 बजे के बाद धीरे धीरे शुरू हो जाता है। 12 बजे एकदम एक्टिव हो जाता है, जब सूरज सर पे चढ़ जाता है। वो टाइम पे जठराग्नि जबरदस्त एक्टिव रहती है।
वो टाइम पे हमें भूख भी लगती है, अगर आप खाते हो तो वो डाइजेस्ट हो जाता है, फटाफट डाइजेस्ट होता है वो, अंडरस्टैंड। और शाम के वक्त जो रहता है 6:30-7 बजे के बाद, फिर उसमें तमस गुण शुरू हो जाता है, सूक्ष्म जीवाणु उड़ते हैं वातावरण में, एनवायरनमेंट में। इसलिए बताते हैं कि भाई जैनी लोग क्यों नहीं खाते हैं शाम को, क्यों चौविहार करते हैं वो लोग, यही कारण है। एक तो तमस प्रकृति आ जाती है, और सूक्ष्म और तमस के समय में सूक्ष्म जीवाणु वातावरण में उड़ते हैं, जो हमारी नेकेड आइस में दिखते भी नहीं है वो, और वो हमारे भोजन में गिरता है। अगर आपको खाना भी पड़ता है तो गर्म किया तुरंत खा लो, उसी वक्त फिनिश करो। मेरा नियम है, जैसे ही बना तुरंत खा लेते हैं हम लोग, तुरंत ही, आधा घंटा भी नहीं हम लोग होल्ड करते हैं। जैसे बना कि नहीं, मेरी वाइफ का आवाज हो जाता है, चलो आ जाओ बैठ जाओ, तुरंत ही बस उतारा चूल्हे से, रखा और तुरंत कंज्यूम किया, वो उसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन बना करके रख दिया, अभी आराम से खा रहे हैं, इट इज रॉन्ग थिंग। बना करके रख दिया, सुबह का बना हुआ है फ्रिज में रख दिया, अंडरस्टूड, रात का बना हुआ है फ्रिज में रख दिया। पता है वो फ्रिज के अंदर में जो उसका जो वो गैस रहता है ना, गैस का जाता है उसके अंदर में, बहुत हानिकारक है। मैं फ्रिज यूज करने के लिए भी मना करता हूँ भोजन के लिए। नेवर स्टोर कुक फूड इन द फ्रिज, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कुक फूड को कभी फ्रिज में स्टोर मत करो, इट इज रॉन्ग थिंग। इवन हमारा जो सब्जी हम जो लेके आते हैं उसको भी फ्रिज में स्टोर नहीं करना चाहिए। लेकिन ये बहुत टफ है लोगों को कन्विंस करना, कि लोगों को क्या है ना कि ऑल्टरनेटिव थोड़ा वियर्ड लगता है। मैं जो ऑल्टरनेटिव देता हूँ कि क्यों नहीं रखना है उसके अंदर में, कहाँ रखना चाहिए, तो मैं कहूँगा ओपन में रखो, आप ओपन में रखो। जो जूट का क्लॉथ रहता है उस पर बिछाओ, उस पर कपड़ा उस पर रखो, वेजिटेबल वापस कवर करो उस पर, या फिर कॉटन का कपड़ा डालो, या और उसको गीला कपड़ा रखो उसके ऊपर में, वो फ्रेश रहेगा, ज्यादा फ्रेश रहेगा वो। पर इट इज ओके। अभी कुछ लोगों को नहीं पसंद आता है, कुछ लोगों को पसंद आता है, तो वो मैं उसमें थंब रूल नहीं बनाता तो कि फ्रिज में मत रखो आप। कटी हुई वेजिटेबल्स, जो हम वेजिटेबल लेके आते हैं ना, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फ्रूट्स को नहीं रखना चाहिए। चॉप किया है, कट किया, उस फ्रूट्स को काटा, खत्म करो उसी वक्त। लोग क्या करते हैं, फ्रूट को कट करते हैं, आधा रख देते हैं फ्रिज के अंदर में, कल खाएंगे परसों खाएंगे। कितने लोग ऐसा करते हैं? खत्म हो जाता है उसका एलिमेंट खत्म हो जाता है वो, इट इज नो मोर। उसके अंदर में वो लाइफ नहीं रहती है। जब ताजा ताजा फ्रेश कट करके खाओ तो उसमें अलग मजा है। फ्रिज में रख दोगे कोई मतलब नहीं है उसका। बेटर है पपीता अगर बड़ा लेकर के आओ तो छोटा लेकर के आओ, ताकि आपको फ्रिज में ना रखना पड़े। छोटे छोटे 2 लेकर के आओ, कट करो, कंज्यूम कर जाओ उसको। एप्पल को कट करते हैं, एप्पल इज अ वेरी गुड एग्जांपल। सीधा कट किया, 15 मिनट में ऑक्सीडाइजेशन शुरू हो जाता है, आधे घंटे में तो ब्राउन हो जाता है एप्पल। तो क्या दूसरे फ्रूट्स में नहीं होता है ऑक्सीडाइजेशन? होता है। एप्पल का कलर व्हाइट है इसलिए हमको दिखता है वैसा। आप आम के रस को, आम जो है ना, आम को आप उसका रस निकालिए, जिस आपने जो टाइम पे उसका पल्प निकाला ना, वो टाइम पे उसका कलर एकदम येलोइश रहता है, मस्त। अभी उसको फ्रिज में रखो, दूसरे दिन देखो डार्क येलो हो जाता है वो। होता है कि नहीं होता है? आधे दिन में डार्क येलो हो जाता है, दूसरा दिन भी नहीं, 2-3 घंटे में डार्क येलो हो जाता है। ऑक्सीडाइजेशन होता है। नेचर पागल नहीं है कि हर फ्रूट और वेजिटेबल को स्किन दिया है। किसी फ्रूट्स को, अभी वाटरमेलन इतना टेंडर है, उसकी स्किन देखो कितनी हार्ड है, आधे इंच की तो स्किन है, तब जाकर के अंदर वाटरमेलन मिलता है आपको। इतना टेंडर है वाटरमेलन। नेचर इज वेरी इंटेलिजेंट। जो टेंडर वेजिटेबल है, जो ज्यादा जूसी है, उसकी स्किन उसने बहुत स्ट्रॉन्ग रखी है, ताकि ऊपर से पटके तो कुछ होए भी नहीं। एशगार्ड है, स्किन हार्ड है उसकी। वाटरमेलन है, उसकी भी स्किन हार्ड है, हाईली वाटर कंटेंट है ना। तो स्किन को क्यों रखा हुआ है? नेचर प्रोटेक्ट करता है, उसको पता है कि मुझे इसको कैसे प्रोटेक्ट करना है। हम उसको जाकर के फ्रिज में रख देते हैं। हम अपना 1.5 क्षण एप्पल लगाते हैं, विच इज वेरी रॉन्ग थिंग। आप उसको ऑक्सीडाइजेशन कर देते हो, उसकी हालत खराब कर देते हो, मतलब उसके अंदर में गुणवत्ता उसकी कम हो जाती है, अंडरस्टूड? वो गैस, रेफ्रिजरेटर का गैस जाता है उसके अंदर। तो बेटर है ओपन चीज ना रखे फ्रिज के अंदर में, खाली जो पैकेट वाली चीज है। अगर आपको कोई पैकेट वाली चीज रखते हो, मेरा फ्रिज है ना, मेरा फ्रिज 50% खाली रहता है। 50% खाली है मेरा रेफ्रिजरेटर। हाँ जी, पूछिए सुनील जी, कुछ पूछना चाहता हूँ? नहीं, फ्रूट्स के लिए क्या कहाँ रखें? फ्रिज में रखें कि जैसे जूट वाला, आई नो वो ओपन में रखो ना, गुड, ओपन में। बट ओपन में
बड़े थोड़ा वो हो जाते हैं, खराब बहुत जल्दी हो जाते हैं। हाँ, वो खराब इसलिए होते हैं क्योंकि कंजम्पशन उसका कम हो रहा है, इसलिए हाँ कंजम्पशन कम हो रहा है। मेरे यहाँ सर्कुलेशन होता है, फ्रूट डेली घर पे आता है। हाँ, नहीं नहीं, अभी जो नया हिसाब बताया आपने उस हिसाब से थोड़ा ज्यादा कंजम्पशन हो रहा है, बट पहले तो हाँ, इट वाज लाइक एक एप्पल खा लिया और फिर या 2 एप्पल खा लिए एक दिन में, या वैसे करके, या एक डजन केला बहुत। 4 दिन चलता है, 5 दिन चलता है, 6 केले, हमारे 6 आम, 6 एप्पल हाँ, लेके आए, 1 हफ्ता चलता है। हमारे तो 6 बनाना 6 दिन चलते हैं, या 1 हफ्ता हाँ, चलता है। तो वो है ना, वैसा नहीं है। मेरा तो डेली का 1 डजन एप्पल, सॉरी, बनाना कंज्यूम होता है। मैंगो रोज का 1 डजन कंज्यूम हो रहा है। और पपीता रोज का रोज तो नहीं, लेकिन एक दिन छोड़ के एक दिन पूरा का पूरा पपीता हम कंज्यूम कर जाते हैं। तो इट इज लाइक आज वाटरमेलन कल लेके आए। वाटरमेलन देखो, कोई फ्रूट जिसको लंबे टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं ना, नेचर ने उसकी स्किन मोटी दी है। जैसे वाटरमेलन है, तो वाटरमेलन कल आया था मेरे घर पे, आज वाटरमेलन खत्म, पूरा खत्म। जो ऐश गॉड है, जैसे ऐश गॉड तो बड़ा है, उसको अगर मैं अकेले पी रहा हूँ तो थोड़ा थोड़ा करके मैं उसको पी रहा हूँ। मैं उसको फ्रिज में वो रखिए, वो एशगार्ड हम अंदर रख सकते हैं, राइट? एशगार्ड को फ्रिज में रखिए। तो एशगार्ड को आप फ्रिज में रख सकते हो। तो मतलब कट करके रख, कुछ चीजों को हमें ना छुट के रखना पड़ेगा रेफ्रिजरेटर में, कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन फ्रूट्स जरूरी नहीं है। अंगूर लेके आए, फ्रिज में रख दिया। अंगूर लेके आते हैं, 5-5 दिन रखते हैं लोग। अरे लाया, तुरंत खत्म करो, दूसरे दिन दूसरा फ्रेश अंगूर लेके आओ। अंडरस्टूड। ऑरेंजेस की देखो स्किन थोड़ी मोटी है, मौसम्बी की स्किन मोटी है, तो दैट इज वो थोड़ा प्रिजर्व कर सकते हैं हम, 4-5 दिन उसको टिका सकते हैं। अभी ऑरेंज की सीजन के अंदर में मैं भर भर के ऑरेंज खाता हूँ। रोज के हमारे 3-4 किलो ऑरेंज खत्म हो जाते हैं रोज के। मौसम्बी रोज के 4-5 किलो खत्म हो जाते हैं। मैं पूरी गोनी की गोनी आती है घर पे, पूरी की पूरी गोनी उठाता हूँ मैं सीधा। 20 kg लेके आओ। उसका जो आता है ना, वो बोलता है होलसेल, वो पूरा एक गोनी उठाना पड़ता है उसका। 20 kg सीधा लेके आओ, 20 kg 4 दिन में फिनिश। उसको ऐसा लगता है कि मैं रिटेलर हूँ, पता है, सामने रीसेल करता हूँ। तो मुझे स्पेशल प्राइस में देता है। मौसम्बी दूसरी जगह पर मैं 80 रुपया, 100 रुपया, 150 रुपया, 125 रुपया किलो, मुझे 40 रुपया, 50 रुपया किलो मिलता है, 30 रुपया किलो मिलता है। गोली उठाता हूँ ना मैं पूरी। ऑरेंज में भी वैसे ही है, आम में भी वैसे ही है। आम आपने कितने रुपए में आम खाया होगा? कितने रुपए में आम लिया होगा आपने? 50। 400 नहीं नहीं, वो हाफूस बड़ा वाला, प्रीमियम कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, जो स्किन के अंदर में बिल्कुल दाग नहीं रहता है, वो वाला। 3 कैटेगरी आती है, एक तो होता है प्रीमियम कैटेगरी, और दूसरा आता है कि स्किन में दाग रहता है, और तीसरा आता है एकदम छोटा सा, वो जैसे होता है ना एकदम चीकू के साइज का। तो वो जो सेकंड कैटेगरी है ना, वो 400-500 रुपए की रेंज में आता है। और जो बड़ा जो रहता है ना, एक्सपोर्ट क्वालिटी का, प्रीमियम क्वालिटी का, तो प्रीमियम क्वालिटी का जो आम मिलता है ना, जो एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट क्वालिटी का, वो जाता है 800-900 1000 रुपए में। जब शुरू होता है तब 1200-1500 रुपए रेट रहता है। तो वो मुझे होलसेल रेट में मिलता है वो चीज, क्योंकि मैं एक साथ पूरा बल्क में उठाता हूँ ना, इसलिए। तो ये मेरे जहन में ही वही है कि भाई हमें खाना है, तो हमारा मेरे घर में मेरे बच्चों का और मेरी वाइफ का एक मील कंपलसरी रॉ फूड है, कंपलसरी रॉ फूड। या तो पेट भर के फ्रूट खाओ, या तो पेट भर के सलाद खाओ। कंपलसरी है, बस फिक्स है, वो लेना ही लेना है, वो बाय डिफॉल्ट है, वो अपने टाइम के हिसाब से। मैं ये नहीं कहता हूँ, मैंने वहां हम लोग डाइट प्लान फॉलो नहीं करते हैं, मतलब टाइमिंग फॉलो नहीं करते हैं। आपकी सुविधा के हिसाब से, अभी आपको मन कर रहा है, बस खाली खा लीजिए फ्रूट, 4-5 केले खा जाएंगे, पपीता खा जाएगा आधा एक। तो पपीता जनरली मैं खाता हूँ, पपीता मेरे घर में मैं ही पसंद करता हूँ, पपीता मैं लेता हूँ। बाकी अदरवाइज केले है, आम है, और वो सारी चीजें मेरी फैमिली अच्छे खासे खा लेते सीजन के हिसाब से। तो फ्रूट है हमारे घर में, फ्रूट का स्टॉक है ना, एक रिटेलर की दुकान में कितना होता है उतना होना चाहिए। वो एटलीस्ट उसका एक छोटा सा जो आदमी ठेला लगाता है ना, छोटा सा एक आदमी, जैसे वो सोसाइटी से बाहर निकलो तो कोई एक आदमी या फिर कोई एक औरत छोटा सा ठेला लेके बैठ जाती है, अंडरस्टूड, जिसमें 2 या 3 डजन केले होते हैं, कुछ और थोड़ी बहुत सब्जियां होती है, और जितने फ्रूट, वो जो है ना, वो हमारा वैसा स्टॉक हमारे घर पे होना चाहिए रॉ फूड का। तो क्या होगा ना कि आप पेट भर के खा पाओगे। अदरवाइज ना, रॉ फूड में पेट नहीं भरा जाएगा। आपको लोग एक केला खा लिया पेट भर जाएगा, ऐसा नहीं काम चलता है।
पेट फूड रॉ फूड में रिमोट आपको ले तो रॉ फूड में बॉडी डिमांड करता है फूड, अनाज में है ना पेट जल्दी भर जाता है। और जूसेस जो है शाम को भी लेना चाहिए जब, और जूस शाम को, जूस सुबह लीजिए, जूस सुबह लीजिए। सुबह अच्छा ओनली जूस सुबह लीजिए, जो मैंने बोला है ना मॉर्निंग टाइम 8 o'clock 7 o'clock जो भी है 7 o'clock। वो तो आप एशगॉड जूस है। फ्रूट जूस कभी लेना है तो ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं है ऑप्शन तो फ्रूट जूस से भी काम चला सकते हैं। ओके। और इवनिंग 4-5 बजे के आसपास 5-6 बजे का जो रहता है ना उसमें मिड हम स्नैक्स जो लेते हैं वो टाइम पे। गुरुजी आपने एक चीज ड्राई फ्रूट्स बदल बताई थी कि वो डेली नहीं खाने हैं, तो अभी फिलहाल तो कभी कभी जब सैलेड बनाता हूँ रॉ वेजिटेबल सैलेड लंच के लिए तो उसमें थोड़े डेट्स डालता हूँ, तो वो भी थोड़े मतलब ओकेजनली ही डालने चाहिए? ओकेजनली डालना चाहिए ना, जरूरी नहीं है। ओके। और वो रिक्वायरमेंट नहीं है, सैलेड को सैलेड की जगह पे रखो। हाँ। और अभी जो सीजन आ रहा है मतलब मॉनसून का, जून जुलाई सितंबर तक, उसके मेन सीजनल फ्रूट्स कौन से बोल सकते हैं एटलीस्ट मतलब अपने रीजन में महाराष्ट्र में? तो अभी देखो पपीता दिखेगा आपको, पपीता और केला जो है ना वो ऑल टाइम सीजनल फ्रूट्स है, वो मतलब 12 मास मिलेंगे आपको। तो इसमें केला और पपीता आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसके अलावा आपको अभी शायद तो लीची शुरू हुई है और मौसम भी मिलेगी आपको, मौसम भी बहुत मिलनी शुरू हो जाएगी अभी। और जामुन, हाँ जामुन मिलेंगे, नाशपाती मिलेगी और मौसम भी, नाशपाती भी मिलेगी, मौसम भी मिलेगा, वाटरमेलन भी मिलेगा आपको, पाइनएप्पल भी मिलेगा आपको ये सीजन में। तो हाँ तो ये जो है इनमें से आप कोई भी फ्रूट्स खाइए अच्छे खासे बढ़िया तरीके से एकदम। ओके ठीक। फ्रूट डिशेस बनाइए अलग अलग वैरायटी की, बहुत बढ़िया फ्रूट डिशेस बनती है। मैं बनाता हूँ एक से एक फ्रूट डिशेस बनाता हूँ मैं जब भी फ्रूट डिशेस बनाता हूँ लोग पागल हो जाते हैं मेरे घर में, लेकिन सर आप पापा आप ही बनाओ। सर पर मानसून में तो वो वाटरमेलन और मेलन तो बंद ही कर देते हैं। नहीं वाटरमेलन चलता है क्योंकि स्किन मोटी है ना उसकी, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप खा सकते हो वाटरमेलन मिल आपको। देखो जज अगर आपको समझना है ना कि कौन सी सीजन चल रही है, मंडी में जाओगे तो आपको वो पूरी भरमार में दिखेगी वो। सर पंजाब में तो बंद हो जाता है। बंद हो जाता है तो वहां नहीं मिल रहा, तो फिर वहां पर मैं जो मिलता हूँ वो खाइए आप। बारिशें पड़नी शुरू हो गई हैं और इनमें पानी भर गया है। अच्छा मेलन और वाटरमेलन इनको कर देते हैं बंद। तो अभी क्या दिख रहा है आपको? अभी तो मिल रहा है, जब मानसून स्टार्ट हो जाएंगी जुलाई में, मिड जुलाई बंद हो जाएगी। मुझे बताना क्या मिल रहा है वहां टाइम, वो टाइम पे उस टाइम जामुन आती है, पियर शुरू हो जाती है। हाँ वही मैं बोला ना, पियर और जामुन मिलेगा, खा सकते हो पियर बहुत अच्छा है, पियर खाइए। आजकल पीच भी आ रहा है ना, पीच खुरमानी वो आ रही है, पीच भी खा सकते हो, प्लम भी आ रहा है, प्लम भी खाइए, पीच भी खाइए, वो सब खा सकते हो आप। बहुत महंगे फ्रूट्स खरीदने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सोर्सिंग की जाती है, वो दैट इज नॉट फ्रॉम अवर लैंड, लेकिन ये आप ले सकते हैं। लेकिन एप्पल जो है वो तो सारे जितने भी एप्पल्स हैं सारे न्यूजीलैंड और यूएस वाला माल है, एप्पल कोल्ड स्टोरेज वाला माल है, एप्पल कोल्ड स्टोरेज वाला है। एप्पल भी स्टार्ट हो जाता है अगस्त एंड हाँ तब मिलेगा हो जाता है एप्पल। देखो एप्पल जो होता है ना वो हिमालय से आता है, हिमालयन रीजन में, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, वहां पर में एप्पल्स की फार्मिंग है। तो ये एक्चुअली आते नहीं है, अच्छे वाला जो क्वालिटी है वो एक्सपोर्ट हो जाता है और सारा गंदा वाला यहाँ पे सारा आता है। हाँ तो एप्पल कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है ना, इसलिए हमको पूरा साल मिलता है एप्पल। तो एप्पल जैसे विंटर सीजन होगा ना दिसंबर जनवरी में, आपको देखना आधे दाम में मिलेगा एप्पल। अभी जो हमको 150-200 रुपए में मिल रहा है ना, वही चीज उसका 70, 60, 80, 100 रुपए मिल जाएगा। जो प्रीमियम क्वालिटी वो 100 की रेंज में मिल जाएगा। पर मैंगो जैसे है, मैंगो से बोलते हैं कि वेट बढ़ता है, या मैंगो जो है ज्यादा शुगर है तो वो खा सकते हैं ऐसी? मैंगो से वेट नहीं बढ़ता है, मैंगो के साथ में हम और भी चीजें खा लेते हैं ना, उससे वेट बढ़ता है, क्योंकि मैंगो अपने आप में बहुत हैवी फ्रूट है। अगर आपने, मुझे मालूम नहीं है कि आपने एक साथ 12 आम खाए कि नहीं खाए, मैं एज अ कंप्लीट मील खाता हूँ, तो यू नो मुझे मैं 6 आम कट करता हूँ, 6 के 6 आम मैं खा जाता हूँ बराबर एज ए नॉर्मल। लेकिन जब मुझे पूरा मील लेता है तो पूरा 1 डजन आम मैं खा जाता हूँ। 1 डजन आम बोले तो क्या होता है ना कि वो सीधी शाम हो जाती है, उसमें भूख ही नहीं लगती है।
तो इट इज अ वेरी हैवी फ्रूट है वो, अंडरस्टूड। तो अगर आप इतना अगर मैंगो खाओगे, फिर अभी उसके बाद में फिर आप चलो सब्जी रोटी भी खा लोगे, तो वो पुट ऑन कर देगा ना। मैंगो अपने आप में इट्स अ कंप्लीट मील, उसको चाहिए 3-4 घंटा डाइजेस्ट करने के लिए। इट्स अ कंप्लीट मील बाय इटसेल्फ। अफ्रीका में ओवोकाडो मिलता है। अफ्रीकन रीजन में गर्मी इतनी होती है, तो यहाँ हमारे यहाँ पर वहाँ गर्मी 6 महीना गर्मी चलती है, लेकिन हमारे यहाँ पर में गर्मी, या मतलब अफ्रीका में सब जगह नहीं, कुछ मेन अफ्रीका रीजन बहुत बड़ा है, लेकिन एक जो है कि जहाँ पर में गर्मी का है वातावरण, वहाँ 6 महीना गर्मी बहुत रहती है। तो वहाँ के जंगलों में, वहाँ के फार्म में ओवोकाडो वहाँ की पैदावार है, यहाँ की पैदावार नहीं है। ओवोकाडो गर्म फ्रूट है, मैंगो की तरह हैवी फ्रूट है। अगर आपने पूरा ओवोकाडो अगर आपने खा ली, यहाँ ओवोकाडो कैसे इतने साइज के आते हैं, चीकू के साइज के, अंडरस्टूड। वहां ओवोकाडो आते हैं ये आम के साइज के, ऐसे बड़े बड़े, पूरा ऐसे पकड़ना, पत्थर के जैसा पकड़ना पड़ता है। वो जो आम आता है ना जिससे हम अचार बनाते हैं बड़ा वाला, वो साइज का ओवोकाडो उधर आता है। वो ओवोकाडो आप है ना आधा भी नहीं खा सकते। आपने आधा खा लिया ना तो बस उसमें आपका पेट भर जाएगा पूरा एकदम, और वो चलेगा आपका 4-5, इट्स लाइक अ मील। एक ओवोकाडो खाया, सीधी सुबह का ओवोकाडो का नाश्ता किया, डायरेक्ट सीधी दोपहर हो जाएगी आपकी। तो फ्रूट अपने आप में इतना हैवी है, लेकिन अभी वो बोलते हैं कि ओवोकाडो खाने से वजन बढ़ता है। आप उसके साथ दूसरी चीजें खाओगे, वजन बढ़ेगा। ओवोकाडो हैज अ सॉरी, ओवोकाडो हैज अ गुड फैट। ओवोकाडो के पास, ओवोकाडो है, मैंगो है, ये सब में गुड फैट है। ये वैसा फैट नहीं है जो चर्बी बढ़ाता है, अंडरस्टूड, लेकिन बॉडी को पतला भी नहीं करता है, जैसे नॉर्मल बॉडी रखेगा। ये वेट लॉस होने के लिए नहीं है ये फ्रूट। वेट लॉस के लिए वेट लॉस के लिए जो है वो ग्रेप्स है, वाटरमेलन है, पाइनएप्पल है, ये सारी चीजें जो जिसमें विटामिन है, वो ज्यादा विटामिन बेसिकली जिसमें जूसी फ्रूट्स जितने भी है ना, वो वेट लॉस के लिए काम आता है। तो चलिए पहले जो है ना, अभी थोड़ा पहले साइकिल को समझते हैं, अदरवाइज सेशन निकल जाएगा हमारा, खत्म हो जाएगा। जो है टाइमिंग पहले समझ लीजिए। अगर जो सेडेंट्री जो डाइट जो चलता है लोगों का, कैसे चलता है, आमतौर पे जो लोग भोजन करते हैं वो क्या करते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट में उनका ब्रेकफास्ट क्या रहता है, चाय, कॉफी, मिल्क, ब्रेड, सैंडविच, पराठा, इडली, डोसा, भाखरी, पूरी वगैरह वगैरह वगैरह। तो उसका जो, अगर सपोज कि आपने 8 बजे नाश्ता कर लिया, जो मैंने अभी दिया उस प्रकार का, तो पेट के अंदर में उसको 4 घंटा लगता है। 8 बजे अगर आपने नाश्ता किया तो 9, 10, 11, 12 बजे वो पेट से बाहर नीचे जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। 12 बजे के बाद धीरे 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 वो स्टार्ट हो जाता है। और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में एसिमिलेशन होता है, पेट में एब्जॉर्प्शन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एसिमिलेशन होता है। तो पहले पेट में भोजन गया, पेट में उसको चर्निंग, एब्जॉर्प्शन का काम चलता है 4 घंटा। फिर वहां से जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, जहां पर में लगता है उसको 8 घंटे, अंडरस्टूड। तो 4 और 8 कितने हुए, 12 घंटे हो गए। तो आपने अगर सुबह में अगर पूरी, पराठा, भाकरी, थेपला, पराठा, ब्रेड, सैंडविच कुछ खाया आपने 8 बजे, तो उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में समझो ना 8 घंटे के हिसाब से लगेगा उसको। तो 8 और 4 12, 12 और दूसरे 8 कितने हुए, क्या टाइम हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। शाम को 7-8 बजे तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, अंडरस्टूड। और लार्ज इंटेस्टाइन में लगता है तकरीबन 9 से 10 घंटे लग जाते हैं उसको प्रोसेसिंग होने के लिए। तो समझ लो कि जो आपने आज सुबह जो खाया है 8 बजे, वो दूसरे दिन सुबह भोजन निकलता है। वो अगर आपने अभी सैंडविच खाया है, रात को सैंडविच नहीं निकलती है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो सैंडविच बाहर आती है। 12 घंटा यानी कि ऑलमोस्ट 24 आवर्स हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अभी आप सोच लीजिए, तो हमारा जो डाइजेशन प्रोसेस है वो 24 आवर्स चालू है, खाली नाश्ते को लेकर के, अंडरस्टूड। और फिर जो लंच हम लेते हैं, लंच में क्या खाते हैं, सब्जी, रोटी, दाल, चावल, ये कॉमन डाइट है लोगों का दोपहर का।
तो वो 1-2 बजे खाते हैं, तो उसमें भी सेम टाइम साइकिल लगने वाला है। 4 घंटा पेट में लगता है, 7 से 8 घंटा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, 9 से 10 घंटा लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, और बाद में एलिमिनेशन होता है। ओवरऑल जो है, अगर आप ग्रेन्स और पल्सेस खाते हो तो आप एवरेज, एक स्वस्थ इंसान की मैं बात करूं तो 18 से 20 घंटा वो भोजन अपने पेट में रखता है मिनिमम, एक स्वस्थ इंसान की बात करूं तो। और एक अगर कोई रोगी इंसान है, किसी को कोई रोग है, डायबिटीज है, कैंसर है, थायराइड है, अस्थमा है, वगैरह वगैरह वगैरह, कोई भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, ओबेसिटी है, तो वो जाएगा 24 घंटे पे। अंडरस्टूड? फिर रात का डिनर भी अगर 8-9 बजे अगर करते हैं आप, तो सेम साइकिल है, 3 से 4 घंटा पेट में पड़ा रहेगा, 7 से 8 घंटा स्मॉल इंटेस्टाइन और 9 से 10 घंटा लार्ज इंटेस्टाइन, वही सेम साइकिल है। अभी आप मुझे बताइए, अगर आपका 24/7 डाइजेशन प्रोसेस चलता रहेगा तो आराम कब दोगे इस डाइजेशन को, खाली कब करोगे इसको? तो इट इज नेवर एम्प्टी, इट इज ऑलवेज फुल, हमेशा भरा हुआ रहता है पेट। अंडरस्टूड? पेट भरा हुआ रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन बिजी है और लार्ज इंटेस्टाइन भी बिजी है। तो इसके कारण क्या होता है, इसके कारण मेन जो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, जहां पर में ज्यादा टाइम लगता है, तो वो क्या है ना कि उसमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी जो लेंथ है वो 21 फीट है, 21 फुट लंबी है वो स्मॉल इंटेस्टाइन। जितने देर के लिए वो एक्टिव रहेगा भोजन को पचाने के लिए, हमारी एनर्जी ड्रेन होती रहती है, हमें लेजीनेस आता है, हमें आलस फील होता है, हमें काम करने को मन नहीं करता है, हमें नींद आती है, हम कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं ढंग से, पूरी ताकत के साथ, जोश के साथ नहीं कर सकते, हमें थोड़ा बोरिंग लगता है, योगा नहीं होता है, अंडरस्टूड, ढंग से एक्सरसाइज नहीं होती है, शरीर भारी भारी लगता है, सिर भी भारी भारी लगता है आपको। और उस इंसान को नींद भी लंबे लंबे तक नींद आती है उसको, यानी कि वो 8 घंटा सोएगा, 9 घंटा सोएगा वो आदमी, वो इंसान। अगर लार्ज इंटेस्टाइन में जितना आपका भोजन जितने देर के लिए एक्टिव रहेगा ना, तो समझ लीजिए कि आपका जो है एनर्जी लेवल डाउन रहेगा। तो जठराग्नि जो है वहां सूर्य का केंद्र है, वो हमारे शरीर का वो मेंटेनेंस सेंटर है। मैं बार बार बोलता हूँ ना, पुल द बेली इन, पुल द बेली इन, पुल द बेली इन, यानी कि मैं जो सेंटर ऑफ द बॉडी है उसको एक्टिवेट करने के लिए बोलता हूँ, मणिपुर चक्रों को एक्टिवेट करने के लिए कहता हूँ। मैंने ऐसे पुल द लॉक द बेली इन, पुल द बेली इन, उसका मतलब है कि मणिपुर चक्रों पे हमें काम करना है। वो क्या होता है ना, क्योंकि ताकत वहां से रिलीज होती है, एनर्जी वहां से रिलीज होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट है वो, आप समझो, जहां मोदी जी बैठे हैं वो है वो। अंडरस्टूड? तो ये क्या होता है ना कि ये मेन जो है इसको कंदस्थान भी बोलते हैं संस्कृत में, योगा में, इसको हमें एम्प्टी रखना पड़ता है। इसलिए अगर आपको इसको अगर खाली रखना है तो एक टाइम का भोजन हमें बंद करना पड़ेगा कंपलसरी, तो ही आपको 8 घंटे का गैप मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर मैं इस तरीके से तो 8 घंटे का गैप ही नहीं है, देयर इज नो एनी गैप एट ऑल, 24 घंटा चालू है। अंडरस्टूड? तो अभी आगे बढ़ते हैं। सपोज कि हम एक डाइट को लेते हैं कि चलो अभी इसको मेंटेन करना है, तो कैसे मेंटेन करेंगे? तो लेट अस अंडरस्टैंड, तो जो डाइट प्लान मैंने आपको दिया है, किस आधार पे हमने इसको डिजाइन किया है, अगर ये आप समझ गए तो फिर आप इजीली अपना खुद का रूटीन बना सकते हो। इट इज वेरी इजी। तो यहाँ पर में हम प्लान 1 समझते हैं। प्लान 1 में क्या है कि ब्रेकफास्ट में वेजिटेबल जूस लेना है, एशगार्ड का जूस या नॉर्मल पानी आपने ले लिया, जो मैंने आपको दिया है करने के लिए, तो वो 7 से 10 के बीच में मैं बोलता हूँ लेने के लिए, बराबर है। उसको खाली 2 घंटा लगता है। अगर आपने नारियल पानी पिया है ना, 2 घंटे के अंदर में एब्जॉर्ब हो जाएगा, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ज्यादा भी नहीं है, पेट से ही खून में चला जाएगा, पेट से ही सब जगह वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, बॉडी उसको 100% कंज्यूम कर लेगा। उसमें से जो शेष बचता है यूरिन के थ्रू बाहर आ जाता है वो, यानी कि पेट से इंटेस्टाइन में नहीं जाता है, सीधा डायरेक्ट किडनी में जाता है वो, उसका जो वेस्ट रहता है। लिक्विड में जो वेस्ट रहता है ना,
लिक्विड फॉर्म में, वो सीधा पेट से डायरेक्ट किडनी में जाएगा, मतलब लिवर में जाएगा, पैनक्रियाज वगैरह में जाएगा, लेकिन वहां से सीधा किडनी में चला जाएगा, किडनी से सीधा पेशाब के थ्रू बाहर आ जाएगा। इंटेस्टाइन खाली, आपका इंटेस्टाइन का कोई काम ही नहीं, इंटेस्टाइन वो टाइम पे आराम कर रहा है, अंडरस्टूड, वो टाइम पे आराम कर रहा है, मस्त आपको पूरी ऊर्जा दे रहा है वो टाइम पे। फिर आप लंच लेते हो, सपोज कि आपने लंच लिया, जो मेरा आइडियल प्लान है ना, मैं ये वाला प्लान सजेस्ट करता हूँ, मैं लंच में सलाद और कुछ नहीं, नो कुक फूड, ओनली सलाद, या 10 बजे सॉरी इसमें फ्रूट्स भी ले लेता, हाँ मैंने फ्रूट बोलना मैं भूल गया, 7 और 10 के बीच में, यानी कि 8 बजे आपने जूस पिया और 10 बजे आपने फ्रूट खाया, अंडरस्टूड। कुछ फ्रूट्स को छोड़ करके, जैसे कि अगर आप पपीता खाओगे, वाटरमेलन खाओगे, मस्कमेलन खाओगे, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू नहीं जाता है, 100% एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन अगर आप बनाना खाते हो, मैंगो खाते हैं, तो वो उसको पास होना पड़ता है स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू, तो थोड़ी इसकी प्रोसेस लेंदी है। बाकी के फ्रूट जो है उसको 2 घंटा ही लगता है एब्जॉर्ब होने के लिए, अंडरस्टूड। फिर आता है सलाद, दोपहर को लंच में 1-2 बजे आपने सलाद खा लिया पेट भर के, आधा किलो सलाद, तो उसको भी, वो भी पेट में ही एब्जॉर्ब हो जाता है, ऑलमोस्ट पेट में एब्जॉर्ब हो जाता है, नियरली 95 to 97% स्टमक में ही एब्जॉर्ब हो जाता है। उसका शेष जो बचता है ना, वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन फिर लार्ज इंटेस्टाइन, तो वहां तक लार्ज इंटेस्टाइन पे पहुंचते पहुंचते उसमें से भी काफी कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है बॉडी, अंडरस्टूड। वो 2 से 3 घंटे में पेट से बाहर आ जाता है, साफ हो जाता है। फिर आता है रात को डिनर, यानी कि शाम का डिनर, रात का डिनर नहीं, डिनर आपने शाम को 5 और 7 के बीच में किया, मैं ये 5 और 7 के बीच का टाइमिंग देता हूँ। अगर आपने पूरा दिन अगर आपने रॉ फूड खाया है, तो शाम का जो डिनर है, आपको तीव्र भूख लगेगी 5 और 7 के बीच में, तीव्र भूख समझ, तो आग लगती है एकदम पेट में, तो उसमें अगर आपने रोटी सब्जी ऐसा कुछ खाया, आपने कुक फूड खाया, बड़े अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने कितने घंटे का ब्रेक दिया कुक फूड को लेकर की। अगर आप इस साइकिल को फॉलो करते हो तो आप 18 घंटे का ब्रेक देते हो, 18 से 20 घंटे का ब्रेक देते हो अपने बॉडी स्मॉल इंटेस्टाइन को, जिसमें ये एक किस्म का फास्टिंग हो जाता है, इसको इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कहते हैं। इसके साथ साथ में पूरा का पूरा ये जो एक जो आप खाते हो ना, कुक फूड खाओगे ना, हर एक चीज अच्छे से डाइजेस्ट हो जाती है, क्योंकि क्या है ना, एम्प्टी स्पेस मिला, जहां पर में भीड़ रहती है ना, तो कंफ्यूज हो जाता है वो क्लाइमेट। आप ट्रेन में चढ़ो, एकदम भीड़ रहती है, वो टीसी भी कंफ्यूज हो जाता है, किसकी टिकट चेक करूं मैं भाई, अंडरस्टूड, किसको पहले लूं किसको पहले नहीं लूं, वो बात हो जाती है। लेकिन अगर सपोज कि आराम से लोग कतार पे खड़े हैं, आराम से खाली कैपेसिटी के हिसाब से आप उसके अंदर में आधे लोग खाली बस में ट्रैवल करते हैं, ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, कितना सुकून फील होता है ना, वो आपको सर्विस भी प्यार से मिलती है, अंडरस्टूड। सेम होता है हमारे साथ में, भोजन की मात्रा को अगर टाइमिंग अगर आप चेंज कर दोगे, उसको अगर आप कम खाना शुरू कर दोगे और सही समय पे खाना शुरू कर दोगे ना, तो पूरी का पूरा समय मिलेगा और अच्छे से डाइजेस्ट होगा। यहाँ डाइजेशन होता नहीं है, भीड़ लगी पड़ी थी, भगाओ 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 भगाओ, पचता नहीं है, इसलिए चूरन खाना पड़ता है। अभी तक वो अंडर प्रोसेस में है, इसलिए आपको चूरन, वो इसलिए कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। फूड विच इज अंडर प्रोसेस स्टिल इज नॉट टोटली एब्जॉर्ब, एसिमिलेट नहीं हुआ है वो, हम जबरदस्ती उसको है ना चूरन मसाला खा कर उसको पचाने की कोशिश करते हैं, और वो हमें नुकसान दे देता है। तो दिस इज द आइडियल डाइट, दिस इज द आइडियल डाइट जो मैंने अभी बोला आपको। सुबह ब्रेकफास्ट, सुबह प्री ब्रेकफास्ट में जूस पिया, 10 बजे के बाद 10 बजे के आसपास आपने फ्रूट खाया आधा किलो या 400 ग्राम या 300 ग्राम, और फिर लंच में आपने सलाद खाया, और फिर अर्ली इवनिंग यानी कि 5 बजे के आसपास 7 बजे के आसपास आप डिनर कर लेते हो पेट भर करके। अगर आपने डिनर किया 5 बजे 7 बजे, सीधा 4 बजे उठोगे ना, फटाक करके वेस्ट बाहर आ जाएगा, क्योंकि पूरा पेट खाली था ना, तो सीधा उसको हाईवे मिला उसको डाइजेस्ट करने के लिए। अभी क्या पहले से ट्रैफिक जाम है, अंडरस्टूड, पहले से ट्रैफिक जाम है, तो कहां से वो पेट साफ होने वाला था।
तो इस कंडीशन के अंदर में पेट सीधा फच करके बाहर आता है, बदबू भी नहीं आती है मल से, बदबू भी नहीं आती है मल से। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो इस प्रकार से अगर हम भोजन लेंगे तो फिर ये समस्या नहीं आएगी। यू विल ऑलवेज फील वेरी लाइट थ्रू आउट द डे, आप लाइट फील करोगे। ये हो गया आइडियल डाइट। अभी आते हैं सेकंड लेवल पे। कुछ डाउट, कुछ क्वेश्चन है? हाँ पूछिए। गुरुजी जैसे अभी हम लोग 2 टाइम डाइट हम लोग फॉलो कर रहे हैं पहले से कुछ टाइम से, तो उसमें इतना थोड़ा क्लैरिटी नहीं है कि जैसे अभी क्लैरिटी आया है थोड़ा थोड़ा कि अनाज एक ही टाइम खाना है, तो उसमें हम लोग वो पूरा मिक्स करते हैं, जैसे फ्रूट भी उसी में खा लिया, सलाद भी उसी में खा लिया, रोटी सब्जी दाल चावल भी उसी में खा लिया, तो उसमें कुछ ऑल्टरेशंस जी। आप 2 टाइम मील किसको समझते हो? मतलब बस उसके अलावा और कुछ नहीं खाना है बस। एक बात समझ लीजिए, पहले एक बात समझ लीजिए, कंसेप्ट को समझिए पहले। शास्त्र में फ्रूट को भोजन में गिना है, लेकिन वो फलाहार है। अंडरस्टूड? यानी कि उपवास के तौर पे हम फ्रूट खा सकते हैं। तो आप जो है ना, जो आप जिसको भोजन करते हो ना, कभी भी मैं आपको एक बात बताऊं, फ्रूट सलाद और कुक फूड को कभी मिक्स नहीं करना चाहिए। वो भोजन को बिगाड़ देता है अंदर से, क्योंकि फ्रूट का डाइजेशन टाइम अलग है, सलाद का डाइजेशन, रॉ फूड, बेसिकली रॉ फूड का डाइजेशन टाइम कम है, कुक फूड का डाइजेशन टाइम ज्यादा है। अगर आप मिक्स करके खाओगे, बॉडी के अंदर में कंफ्यूजन हो जाएगा। पेट किसका एंजाइम पहले किसका रिलीज करेगा बॉडी, वो सोच में आ जाए। सोचिए पहले, जब आप कुक फूड डालते हो तो उसके लिए एसिड रिलीज होता है क्योंकि वो भारी है, लेकिन जब आप रॉ फूड डालते हो तो एसिड रिलीज नहीं होता है, वहां से उल्टा एल्कलाइन रिलीज होता है बॉडी के अंदर में। लेकिन जैसे आप प्रोटीन डालते हो, कार्बोहाइड्रेट डालते हो, तो पेट के अंदर में से एसिड निकलता है। वो एसिड निकलता है क्योंकि उसको फर्दर ब्रेक करना है, उसको गर्म करता है। वो खाने को, पेट को खाना खाने के बाद गर्म लगता है कि नहीं लगता है? फ्रूट खाने से पसीना नहीं आता है, लेकिन आप अनाज खा लो गरम गरम कुछ भी, पसीना निकलना शुरू हो जाएगा माथे से। क्यों? क्योंकि एसिड रिलीज करता है बॉडी। अंडरस्टूड? कौन सा एसिड रिलीज करता है? मैंने मेडिकल न्यूट्रिशनिस्ट नहीं पढ़ाई की है, इसलिए मुझे वो नहीं पता है, लेकिन गूगल में डालोगे कौन सा एसिड रिलीज होता है तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि गूगल पे सब कुछ मिलता है, जानना है। लेकिन शास्त्र के हिसाब से मैं आपको बताता हूं कि कुक फूड को कभी भी रॉ फूड के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। पहले जो है रॉ फूड खा लीजिए आप पेट भर के, उसके बाद कुक फूड खाइए। अंडरस्टूड? लेकिन यहाँ पर में लोग क्या करते हैं, पहले कुक फूड खाना शुरू करते हैं, बीच साथ साथ में सलाद खाते हैं। रोटी खाई, फिर थोड़ा सलाद खाया, फिर लास्ट में डेजर्ट के तौर पे फ्रूट खाते हैं, विच इज वेरी रॉन्ग वे। ऐसा नहीं खाना चाहिए। अगर पहले कुक फूड गया उसके बाद में फ्रूट जाएगा तो फ्रूट फर्मेंट हो जाएगा, सड़ जाएगा फ्रूट अंदर। क्योंकि यहाँ पर में कैसा है ना कि यहाँ पर में हमारे ऐसा नहीं चलता है। पेट का जो कानून है ना, बॉडी का कानून क्या कहता है, जो पहले आया ना, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस, उसको पहले लिया जाएगा। पहले अनाज डाला तो पहले अनाज का ही प्रोसेसिंग रहेगा, फ्रूट ऊपर फ्लोट करेगा। अंडरस्टूड? क्योंकि फ्रूट आपने बाद में खाया, पहले फ्रूट खाओगे तो क्या होगा ना कि पहले फ्रूट जाएगा, बाद में फिर उसके बाद जो खाया वो बाद में जाएगा। तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है ये टोटल। ऐसा नहीं खाना चाहिए कभी भी। कभी भी खाना है, फ्रूट को फ्रूट के टाइम पे खाओ और कुक फूड को कुक फूड के टाइम पे खाओ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 2 टाइम खाना है तो क्या करो, एक मील कंप्लीट आप रॉ फूड खाइए। मैं बताता हूँ ना, शास्त्र में लिखा है जो 1 टाइम खाएगा वो योगी, जो 2 टाइम खाएगा वो भोगी। यानी कि आप रोग ही नहीं रहेगा शरीर, लेकिन आप भोगोगे बस शरीर को। लेकिन अगर आप 3 टाइम खाओगे तो 3 टाइम में मैं फ्रूट को इंक्लूड नहीं करता हूं। मैं कुक फूड, यहां पर मैं कुक फूड की ही बात हो रही है और किसी चीज की बात नहीं हो रही है। अंडरस्टूड? तो ये जो तरीका जो है कि आपने अगर 2 टाइम अगर इस प्रकार से अगर आप खाते हो, इस प्रकार से
2 टाइम खाने के बावजूद भी हेल्थ ठीक नहीं है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है, तो ये जरा कॉमन सेंस लगाने वाली बात है। क्यों रहती है कॉन्स्टिपेशन? क्योंकि खाना गलत जा रहा है, बस सिंपल बात है। भोजन ही गलत जा रहा है, भले ही आपने 2 टाइम खा लिया। अभी आते हैं दूसरे डाइट पे। और किसी को कुछ पूछना है क्या इसको लेकर के? फिर तो मैं आगे बढ़ूंगा। जैसे हमने कुक्ड फूड खाया, उसके बाद हम मैंगो खाते हैं, रॉन्ग है, जैसे मैंगो के टाइम पे। एब्सोल्युटली रॉन्ग है, क्योंकि वो मैंगो 3 घंटे में मैंगो एब्जॉर्प्शन लेवल बहुत फास्ट है। रोटी का एब्जॉर्प्शन लेवल 10 घंटा 12 घंटा है, मैंगो का एब्जॉर्प्शन लेवल 4 घंटा है। अगर आप 1 डजन मैंगो खाते हो ना, सपोज कि आपने 2 बजे दोपहर को 1 डजन या 8 मैंगो खा गया, पूरा मील लिया मैंगो का, शाम को 6 बजे 7 बजे आपको मोशन आ जाएगा। मैंगो का जितना भी फाइबर है ना, सारा बाहर निकल जाएगा आपका। इतना फास्ट है एब्जॉर्प्शन लेवल, विद इन 6 आवर्स इट विल बी आउट ऑफ द बॉडी। लेकिन रोटी आप 2 बजे खाओ, वो तो दूसरे दिन बाहर आने वाली है। अंडरस्टूड? तो फर्मेंट हो चावल को कितना टाइम लगता है? हाँ? राइस को सेम 14, 15, 16 घंटा। कुक फूड इज मोर देन 12 आवर्स, 14 आवर्स। कुक फूड मिनिमम, कुक फूड यानी कि ग्रेन और पल्स की बात कर रहा हूं मैं, वेजिटेबल की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अगर आप स्टीम वेजिटेबल खाते हो, सपोज कि आपने ब्रोकोली स्टीम ब्रोकोली खाई, पंपकिन खाया स्टीम, वो 7 से 8 घंटा लेगा उसको, 8 घंटे के आसपास। लेकिन अगर आपने एनीथिंग विच इज ग्रेन एंड पल्स, इट इज मिनिमम 12 आवर, इट इज मिनिमम 12 आवर। अंडरस्टूड? मिलेट 12 घंटा लगता है। When you're saying 12 hours, but जैसे अभी आपने बात करी कि स्टमक में 4 घंटा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में 8 घंटा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में 9 से 10 घंटा, सो टोटल मतलब 24 घंटा हो गया। हाँ, मैं एब्जॉर्प्शन लेवल की बात कर रहा हूँ, एलिमिनेशन की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, एब्जॉर्प्शन लेवल की बात कर रहा हूँ। और एब्जॉर्प्शन लेवल मतलब until small intestine, until small intestine, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए, जो भी हम भोजन खाते हैं ना, उसका सबसे बड़ा प्रोसेसिंग 25% का प्रोसेसिंग स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। उससे ज्यादा का प्रोसेसिंग स्मॉल इंटेस्टाइन में 21 फुट लंबा है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन? 21 फीट। जो भोजन जो जाता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसको और बारीक, बस सारा वहां से जो ब्लड में जो जाता है ना, हड्डी में गया, उसमें गया, इसमें गया, उधर गया, जो भी ब्लड में कन्वर्ट होता है ना, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अंडरस्टूड? सारा वहां से होता है वो। तो एब्जॉर्प्शन लेवल की बात हो रही है यहाँ पर मैं एलिमिनेशन की बात नहीं हो रही है। मैं एलिमिनेशन का टाइमिंग बताया, वो जो बताया आपको 18 से 20 घंटा, वो एलिमिनेशन का टाइमिंग है। तो कोलोन में चला गया तो आपको भूख लगेगी। एक बार स्मॉल इंटेस्टाइन से बाहर निकल जाएगा ना, तुरंत भूख निकलेगी आपकी, तुरंत भूख निकलेगी आपकी। हाँ बोलिए नेहा जी। हाँ, मेरे को सिर्फ यही पूछना था कि मैं सैलेड इवनिंग में ले रही हूँ और कुक फूड आफ्टरनून में ले रही हूँ, तो उसमें क्या डिफरेंस होगा दोनों में? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, उल्टा अच्छा है। अगर आप दोपहर को कुक फूड लेते हो ना, तो आप है ना सही टाइम पे कुक फूड खा रहे हो। मतलब ये कैसा टाइमिंग है? देखो, 2 तरीके से खा सकते हो। अगर आपने दोपहर को खाया तो वो टाइम पे हमारा पित्त एक्टिव रहता है, डाइजेशन का फायर एक्टिव रहता है, तो आपको एक बॉडी को एक अच्छा टाइम मिलता है प्रोसेस करने के लिए। अंडरस्टूड? शाम को सैलेड खाया, बहुत अच्छा है, इट्स वेरी गुड थिंग। इसके अलावा अगर सपोज कि अगर आप शाम को कुक फूड खाते हो 6 बजे 7 बजे के आसपास, तो भी आपको एक अच्छा, पूरा दिन नहीं खाते हो कुक फूड, इट इज वन और द सेम, कुछ फर्क नहीं है। बस खाली टाइमिंग 4-5 घंटा यहाँ वहां हो जाता है, बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बोथ आर सेम, इक्वली इफेक्टिव है। मैं सेम फॉलो करता हूँ ना, मैं दोपहर को कुक फूड लेता हूँ, क्योंकि मैं योगा कराता हूँ ना इतना, तो मुझे बहुत भूख लग जाती है। एंड रात को रॉ फूड खा सकते हैं, जो अपना रॉ फूड है। रात को बोले तो 7 रात को बोले तो 7:30-8 बजे तक हाँ यस खा सकते हैं। बिकॉज एक ये भी था कि रात को रॉ फूड नहीं खाना चाहिए। तो ये साइंस, मैं जिन लोगों ने बोला है ना, मैं उनको उल्टा पूछता हूँ, तो फिर क्या कुक फूड खाना चाहिए? आपका मतलब ये है क्या? जब
साइंस ये कहता है कि इवन साइंस, मेडिकल साइंस भी ये कहता है कि प्रोसेसिंग टाइम जो है फ्रूट्स एंड रॉ फूड का वो 5 घंटा है। 5-6 घंटा पकड़ो ना, हायर साइड हैवी फ्रूट को गिन लेते हैं हम इसके अंदर का, अंडरस्टूड। उसको 6 घंटा लगता है और इसको 18-19 घंटा लगता है, तो इट्स अ कॉमन सेंस। तो कौन सा फूड खाना चाहिए रात को? कुक फूड खाना चाहिए फिर रॉ फूड खाना चाहिए? ये मैं नहीं कहता हूं, मैं आपको खाली जो साइंस बोलता है कि इसको इतना टाइम लगता है, तो कौन सा खाना चाहिए हमको रात में, शाम में? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वो चीज को जरा, इट्स अ वेरी कॉमन सेंस। ये मैंने थोड़ी साइंस बनाया है, गूगल में डालो पता चल जाएगा। गूगल में डालो बायोरिदमिक साइकिल ऑफ द बॉडी, आपको पूरा चार्ट मिलेगा उसके अंदर का, डिटेल में चार्ट मिलेगा एकदम अलग अलग चीज। वो भी बताएंगे कि ये टाइम पे हमको ऐसे सपने आते हैं, ये होता है, वो होता है, बहुत सारी चीज बताते हैं उसमें, तो और डिटेल में बताया। उसका पूरा साइंस है, स्टडी है, हमें उतना नहीं जाना है इतना डिटेल में। अगर किसी को बहुत डेप्थ में जाना है तो आप रेफर कर सकते हो उस चीज को। तो अभी हम दूसरा सिस्टम समझते हैं डाइट का। सपोज कि अगर आपको 2 टाइम कुक फूड खाना है तो क्या सिस्टम रहता है? तो जैसे कि सुबह में 8 बजे के आसपास करीब करीब हम जूस पी लेते हैं, बराबर है। सीधा ब्रंच करो 10 बजे 11 बजे ब्रंच करो, उसमें 2 से 3 घंटा जो है, मतलब सॉरी, होलिस्टिक मील जो मैंने बताया, सब्जी और रोटी, जो जिस तरीके से हमने मील डिजाइन किया उस तरीके से ब्रंच किया आपने। उसके बाद डायरेक्ट सीधा डिनर करो शाम को 5 और 7 के बीच में, उसमें भी होलिस्टिक मील ले सकते हो आप। इन बिटवीन अगर लगता है कि मन किया कुछ खाने के लिए, रॉ फूड के अलावा कुछ जाना ही नहीं चाहिए। 2 मील इसी को ही कंसिडर किया जाता है, अंडरस्टूड। अगर आप फाइबर नहीं डालोगे पेट के अंदर में और खाली आप ये बोलोगे कि मैं 2 मील लेऊंगा, खाली दाल खा लूंगा बस, कॉन्स्टिपेशन 100% होगा, भले ही आप 2 मील खाते हो, 100% कॉन्स्टिपेशन होगा। क्योंकि क्या है ना, एब्जॉर्प्शन लेवल कम है। हाँ, अगर आप 2 मील लेते हो और आपका एक्सर्शन लेवल ज्यादा है तो एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैंने क्या वर्ड यूज किया? इफ यू आर ईटिंग 2 मील्स एंड एट द सेम टाइम आपका एक्सर्शन लेवल यानी कि खर्च ज्यादा है, जैसे मेरा एक्सर्शन लेवल काफी ज्यादा है, मैं अपनी कैलोरीज को काफी बर्न करता हूं पूरे दिन में, तो मैं 2 टाइम मील खाता हूं तो मुझे असर नहीं करेगा, मतलब मैं नॉर्मली उसको डाइजेस्ट कर लूंगा अच्छे से। लेकिन अगर आपका एक्सर्शन लेवल कम है और आप 2 टाइम भी मील खा लोगे इस प्रकार से, वो अनाज और दाल और ये सब खाओगे, तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। खाली आपको साइकोलॉजी के लिए ऐसा लगेगा कि मैं 2 टाइम मील ले रहा हूं, बट योर बॉडी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, अंडरस्टूड। बॉडी अपना ही साइंस फॉलो करती है, आप भले ही कोई भी धर्म फॉलो करो, इट डजंट वर्क। व्हाई इट इज नॉट वर्किंग? क्योंकि बॉडी का जो साइंस है उसको फॉलो नहीं हो रहा है, अंडरस्टूड। तो ये सेकंड जो है मैंने बताया, जैसे 2 टाइम कुक मील के हिसाब से, इस प्रकार से अगर करना है तो इस प्रकार से करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, दैट वे विल वर्क। लेकिन इन बिटवीन आपने बोला कि रॉ फूड खा लेना, तो रॉ फूड मतलब वेजिटेबल हो गया या फ्रूट्स भी, दोनों? सैलेड वो रॉ फूड में गिना जाएगा। और दोनों मिक्स करके भी खा सकते हैं? नहीं, मिक्स मत करो। फ्रूट का अपना ही, फ्रूट का एब्जॉर्प्शन लेवल फास्ट है, सैलेड का एब्जॉर्प्शन लेवल थोड़ा स्लो है। सैलेड को 5 घंटा जाता है, 4 से 5 घंटा जाता है, फ्रूट को 1.5 से 2 घंटा लगता है। जैसे वाटरमेलन ले लिया तो आधे घंटे में एब्जॉर्ब हो जाता है, फटाक से एब्जॉर्ब हो जाता है, 1 घंटा ज्यादा है। और वाटरमेलन खाते हो तो उसकी स्किन का भी जूस निकाल के पी जाओ, बहुत ही बढ़िया रहेगा। कभी भी जो स्किन है ना, स्किन को फेंको मत आप। हो सके हमारे जो फ्रूट्स के जो स्किन है ना, पील्स है ना, वो बहुत ही न्यूट्रिशियस है, उसके अंदर में 25% विटामिन मिलते हैं। उसको किसी ना किसी तरीके से उसको यूज करो। एप्पल को बिना कोई भी, जैसे इवन वेजिटेबल्स, जैसे आप ककड़ी खाते हो, टमाटर खाते हो, उसको पील मत करो। टमाटर को तो खैर पील करने की क्या जरूरत है, आई एम यूजिंग द रॉन्ग वे। हम बीटरूट को पील करते हैं, कैरेट को पील करते हैं, कुकुम्बर को पील करते हैं, गलत है, वो नहीं करना चाहिए। 25% विटामिन उसके स्किन में पाए जाते हैं, वो बहुत जरूरी है, वो जाना चाहिए। इवन रेडिश भी आप खाते हो, पील मत करो, नेवर पील इट, अंडरस्टूड। उसको जैसा है खाली उसको वॉश करके खाइए,
केला पील करना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे कि अगर इफ यू आर ईटिंग रॉ बनाना, इट इज हाईली अल्कलाइन। रॉ बनाना जो रहता है ना, मतलब रॉ आई मीन सॉरी कच्चा बनाना, तो कच्चा बनाना बहुत ही अच्छा है, वेरी गुड थिंग, क्योंकि उसकी स्किन के साथ हम खा सकते हैं। तो कच्चे बनाने का आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो, उसके अंदर में वेराइटीज कम बन सकती है, लेकिन आप ये खा सकते हो, जैसे भले पका हुआ आप ये खाइए बनाना, दैट इज परफेक्टली फाइन। तो उसके स्किन में भी अच्छा न्यूट्रिशन है, उसकी स्किन भी आप खा सकते हो, अगर आपको उसको टेस्ट से कोई संबंध नहीं है तो उसकी स्किन खा सकते हो बनाना की, कोई नुकसान नहीं करेगा। वाटरमेलन का जो बोल रहे हो आप स्किन, उसमें से जूस ऐसे दबा के थोड़ा सा तो जूस निकलता है, लेकिन और क्या वे है उसका? उसको सीधा जूसर में डालो, जूस निकल जाएगा उसका पूरा। जूसर में डालो, जूस निकल जाएगा, और मस्त वो पुदीने का नहीं सॉरी धनिए का स्वाद आएगा उसमें। धनिए के जो पत्ते होते हैं ना, कोरिएंडर लीव्स का स्वाद है। कोरिएंडर लीव्स का जूस बनाइए और इसका जूस बनाओ, आप ज्यादा इसमें नोटिस नहीं कर पाओगे, आपको सेम ही लगेगा। सो वो भी डिटॉक्सिफायर है, ओह अल्टीमेट। अगर आप पूरा वाटरमेलन जूस बनाते हो तो स्किन के साथ बनाओ, पेट साफ होगा। कैरेट और बीटरूट का कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त है। कैरेट और बीटरूट पियोगे और उसमें आंवला डालोगे, पेट साफ होगा। ये सारे चीज पॉइंट कर लीजिए आप, बहुत ही ये सारे जो है ना, ये सारे बुलेट पॉइंट्स है, ये ऐसी ऐसी चीजें हैं, ये ऐसी ऐसी कॉम्बिनेशंस है कि आप अपने किचन को ही हॉस्पिटल बना सकते हो। आपकी हेल्थ किचन से स्टार्ट हो जाती है। किचन में ही आप अपने हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कॉन्स्टिपेशन हो गया है, ठीक है, कैरेट बीटरूट और खाली बीटरूट का जूस पी जाओ। आप बीटरूट लेके आए, बीटरूट का जूस पी जाओ, बीटरूट का सलाद खाओ, और फिर देखो कैसा पेट साफ होता है। लाल लाल कलर का निकलेगा सारा, तो घबरा मत जाना, अरे ये क्या लाल लाल क्यों निकल रहा है, टॉयलेट निकलेगा। कुछ लोग, एक बार किसी को मैंने पिला, सर खून निकल रहा है। मैं बोला क्या पागल कर रहा है, जल रहा है क्या? तो नहीं जल नहीं रहा, लेकिन पता नहीं खून आ रहा है। मैं बोला मैंने उसको बोला भाई खून नहीं होगा, गुलाबी कलर तू खाएगा, बोले कि मैंने बीटरूट का वो ये ले, तो मैंने बोला पागल, वो गुलाबी कलर का टॉयलेट बाहर आ रहा है। बीटरूट का जूस पियोगे तो आपका यूरिन भी पिंकिश कलर का आएगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं घबरा मत जाना, अरे ये कैसा कलर आ रहा है, फिर फोन करोगे सर पिंक कलर का यूरिन आ रहा है। बीटरूट बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसका कलर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, अंडरस्टूड। लेकिन ऑर्गन की सफाई करता है, जबरदस्त सफाई करता है, इतना हाईली न्यूट्रिशियस वेजिटेबल है, वरदान है वो हमारे लिए। बीटरूट, कैरेट के सीजन में कैरेट के खाओगे, नंबर उतरने शुरू हो जाएंगे। धनिया, कैरेट, पुदीना, बीटरूट, ये सब का और आंवला, ये सब का कॉम्बिनेशन अगर आपने जूस बनाया ना, रोज पियोगे। मेरे नंबर थे एक टाइम पे, पता है आपको, जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था, व्हेन आई वाज इन 6th and 7th स्टैंडर्ड, आई हैड नंबर्स, मुझे ग्लासेस थे, मेरी आंखों में चश्मे थे। मैंने कुछ नहीं, 2-3 महीने के अंदर मैं खत्म कर दिया। मेरी बेटी को नंबर आया था 2 साल पहले, कुछ नहीं, फटाक से डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला अभी आधा नंबर है, तो बस कुछ नहीं, करते रहो। मैंने बोला ठीक है बेटी, खाली चश्मे लिए हमने, 24 घंटे से ज्यादा उसने चश्मा पहना भी नहीं, 15 दिन के अंदर में तो नंबर उसके निकाल दिए मैंने। खाली फ्लड कर दिया उसको मैंने, कैरेट बीटरूट आंवला, कैरेट बीटरूट आंवला, फ्लड कर दिया उसके बॉडी के अंदर में पूरा। मैं बोला पिलाता रहा, रोज का 1-1 लीटर जा रहा था उसके बॉडी के अंदर में। तो वो इतना हाई लेवल पे लेके गया न्यूट्रिशन को, वो विटामिन को, कि आंखों की जो टॉक्सिन्स बेसिकली जो आ जाते हैं ना, वो निकल गए वहां से। फिर चश्मा पहनने के बाद ऐसे धुंधला दिखता था। इट वर्क्स। बच्चों पे जल्दी का, जो यंग है ना, जिनको नंबर है, वो उन पे काम हो जाएगा ये। मेरे पास सॉलिड ट्रीटमेंट है, लेकिन क्या है, मनोबल मजबूत चाहिए, फॉलो करने के लिए, तो पॉसिबल। अदरवाइज फिर क्या होता है ना, कि जो आदमी है ना, सोसाइटी की बात सुनता है ना, उसका मेरे पास काम ही नहीं है, सोसाइटी का घर वालों की भी बात सुनेगा ना, तो भी मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। आई एम हेल्पलेस।
अगर वो सरेंडर करेगा ना तो मैं उसके लिए बहुत कुछ कर पाऊंगा, मैं उसको भगवान के दर्शन करा दूंगा कि भाई अरे वाह क्या बात है यार, तो सर इतना जादू होता है इसके अंदर में। हाँ फैक्ट है। डायबिटीज को नीचे लान, डायबिटीज को 200 शुगर रहने दो, 150 शुगर रहने दो, कोई भी शुगर रहने दो, 72 घंटे के अंदर में मैं सीधा उसको 100 पे ला दूंगा मैं, प्रोवाइडेड सरेंडरनेस चाहिए बस। बीपी को भी एकदम नॉर्मल, बीपी डायबिटीज ये सभी चीजें के लिए पता मैं अगर कोई सरेंडर करता है ना, मैं बोलूंगा पहले ये बोलूंगा दवाई बंद कर, अभी से दवाई बंद कर तू करंट। इतना सरेंडरनेस रहेगा ना मेरे ऊपर में, तो मैं उसको हर चीज, ऐसे है मेरे कुछ स्टूडेंट्स पिछले साल एक आए थे, डेडली फॉलोअर बन गए थे मेरे, डेडली फॉलोअर। तो उसके दिमाग में प्रोग्रामिंग हो गया था, डॉक्टर ने बोल दिया था बीपी की दवाई तो तुझे जिंदगी भर लेनी पड़ेगी। तो वो मेरा सब कुछ फॉलो करते थे, लेकिन ये बीपी की गोली बंद नहीं करते थे। तो मुझे बार बार बोलते थे सर ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये प्रॉब्लम हो रहा है, आज 21 दिन हो गया। वो डेट के साथ रिकॉर्ड रखते थे अपना, सर ये तारीख को आपने ये बोला, मैंने यहाँ से ये स्टार्ट किया, बकायदा एकदम रिकॉर्ड एकदम लिख करके रखते थे। तो वो बोलते थे सर इतने दिन हो गए इसमें ये इंप्रूवमेंट नहीं आया। मैं उसको बोलता हूँ कि आप बीपी की गोली बंद करो। लेकिन सर इतनी छोटी गोली से क्या फर्क पड़ता है? मैं बोला बंद करो ना, फिर देखो रिजल्ट कितने दिन में आता है। बंद किया, दूसरे दिन रिजल्ट आ गया उसको, दूसरे तीसरे दिन रिजल्ट आ गया उसको। मैंने बोला कि ये है ना, जो भी गोली हम खाते हैं, केमिकल हम खाते हैं ना, वो हमारी डाइजेशन को खत्म कर देता है, हमारे किडनी पे प्रेशर डालता है, हमारे पैनक्रियास पे प्रेशर डालता है, उसकी ताकत को आधी कर देता है वो। क्योंकि केमिकल यानी कि इट इज अ फॉरेन एलिमेंट, इट इज अ ड्रग। बॉडी ये समझता है कि उसकी आधी ताकत, बॉडी की आधी ताकत उस केमिकल को एब्जॉर्ब करने में लग जाती है। तो फूड कहां से पचेगा ढंग से? जो लोग दवाई खाते हैं उसका डाइजेशन खराब है, खराब है, देख लो बराबर है। यहाँ तो सैकड़ों की तादाद में भीड़ लगी हुई है दवाई खाने वालों की, अंडरस्टूड? हमें देखना नहीं है, जितने भी लोग दवाई खाते हैं ना डेली बेसिस पे, उनका डाइजेशन खराब है। देख लीजिए आप, आपके आसपास में घर में ही होंगे एग्जांपल्स, अड़ोस पड़ोस में देखने की जरूरत नहीं है। सब लोग ये शिकायत करते हैं सर मैं ये मेरा पड़ोसी भी दवाई लेते हैं, बोले कि डायबिटीज की दवाई चालू है, लेकिन पेट अच्छे से साफ नहीं हो। कहाँ से होगा साफ? आप दवाई खा रहे हो, नहीं होता है साफ। तो मेरा जो दूसरा एक जो अंदर से जो मेरा एक जो बहुत ही स्ट्रांग मेरी एक क्वालिटी है, जो मैंने थोड़ा उसको मैंने नॉर्मल कर दिया। बाकी श्वेता जी जानती है, पिछले साल तो मैं अपने प्रोग्राम में लिटरली ये बोलता था कि दवाई बंद करनी पड़ेगी सेशन में। क्यों मैं नहीं बोलता हूँ अभी ये प्रोग्राम्स में? क्योंकि मुझे किसी ने बोला कि सर आप उस पर थोड़ा जोर मत डालिए, बाकी सब चीजें ठीक है, आप आराम से उठ के अपने उसको थोड़ा लालन पालन करके उसको लेके जाओ। अदरवाइज जब भी प्रोग्राम मैं ये प्रोग्राम पिछले साल के लॉकडाउन में बोलता कि क्या दवाई ठीक है बंद करो, बंद करो जाने की मुझे कोई अथॉरिटी नहीं है, आई एम नॉट ऑथोराइज्ड पर्सन टू टेल यू, कमांड करूं कि आप दवाई बंद करो। लेकिन मैं लिटरली बोलता दवाई बंद करो फिर ये डाइट प्लान काम करेगा। मैं इतना स्ट्रिक्ट था, अर्चना जी भी जानती है, अंडरस्टूड? तो ये जो है ना कि दवाई खाओगे तो काम नहीं चलेगा। अगर आपको दवाई के बारे में उसकी पूरी उसका पूरा अगर आपको समझना है ना, उसके पीछे का क्या पूरा चल रहा है, तो आप बीएम हेगड़े को सुनिएगा, डॉक्टर बीएम हेगड़े ऑन यूट्यूब, अंडरस्टूड? ही इज एन एलोपैथिक डॉक्टर, लेकिन वो खुद दवाई के खिलाफ है और उनको भारत रत्न मिला है इस बात को लेकर कि लोगों को बिना दवाई ठीक करते हैं। वो ये बातें बोलते हैं कि दवाई जहर है। वो बोलते हैं योगा करो, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा ट्रीटमेंट अच्छे से करो, स्वस्थ रहो, कोई जरूरत नहीं है। और डायबिटीज, वो भी अपने प्रोग्राम में डायबिटीज गायब करवा देते हैं 2 से 3 दिन में। डॉक्टर विश्वरूप रॉय को सुनो आप, फरीदाबाद में रहते हैं, दिल्ली के पास में, उनको सुना आप। उनका तो यूट्यूब चैनल बैन कर दिया, बोलो कोरोना के ऊपर में उन्होंने बोला ना कि भाई इस तरीके, कोरोना में बोलते कुछ अच्छा, उन्होंने अपना क्लिनिक में सेंटर खोला है, अहमदनगर में सेंटर है, यहाँ महाराष्ट्र में, अंडरस्टूड? 1200 बेड का। बोले कि दुनिया में कोई भी हॉस्पिटल बोले ना कि ये गॉन केस है कोरोना में, लास्ट स्टेज वाला भी, ऑक्सीजन लेवल अगर 50 से भी नीचे आ जाए ना, उसको वो केस को वो विदाउट मेडिसिन वो ठीक करता है वहां पर में।
विदाउट मेडिसिन, कुछ नहीं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है बस, खाली रॉ फूड से वो ठीक करता है वो आदमी। और योगा प्राणायाम, रॉ फूड और प्लस प्लेजेंट एनवायरनमेंट, कुछ नहीं, नो पीपीई किट, नो मास्क, कुछ नहीं, प्यार से बस एकदम होलिस्टिक तरीके से। कहाँ पे है सेंटर? अहमदनगर में बड़ा सेंटर है। अभी उसने 4-5 सेंटर खोले उसने, अलग अलग इंडिया, अलग अलग। क्रांतिकारी आदमी है। बाबा रामदेव क्या बोलते हैं, आ जाओ, मैं जिसके पास पैसा नहीं है मैं खर्चा भेजता हूँ, आ जाओ मेरे यहाँ पर, मैं हरिद्वार में, मैं आपका कोरोना ठीक कर दूंगा, आ जाओ मेरे पास में। वो कब बोल पाते? तभी तो उसने जंग छेड़ी ना IMA के खिलाफ में, बेकार लोग, तुम लोग कुछ कर सकते हो नहीं। जितनी ज्यादा मौतें हो रही है ना सेकेंड वेव में, बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द कोरोना। क्योंकि क्या होता है ना कि आप अगर देखिए, ये क्या होता है ना कि इसको आइडियली मत लेना। अगर आप वो चीजें लेते हो ना तो होता क्या है पता है, यू आर इनवाइटिंग लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। आज नहीं दिखेगा, 2 महीने के बाद जिन जिन लोगों ने इंजेक्शन लिए है ना, 2 महीने के बाद देखना सिम्टम आएगा बॉडी के अंदर में, एक प्रिवेलिंग सिम्टम एक्टिवेट हो जाएगा। कोई बोलेगा यार बीपी हो गया मुझे, कोई बोलेगा मुझे सारा थायराइड हो गया, कोई बोलेगा मुझे शुगर आ गई। पहले तो शुगर शूट करेगी, ये देखना, डेफिनेटली शुगर शूट करने वाली है लोगों की। अंडरस्टूड? तो ये होने वाला है, लेकिन हम नहीं बोल सकते किसी को, क्योंकि इट इज वेरी, वो क्या है ना कि फिर लीगल एक्शन लिया जाएगा, इसलिए मैं नहीं बोलता किसी को, बट दिस इज द रियलिटी, यही होने वाला है। लेकिन अगर सपोज कि इसको अगर हमें रोकना है तो 2 ही चीज है, या तो प्रार्थना करो, और दूसरी चीज है कि पूरा एकदम जो है ना लाइफस्टाइल चेंज करो, खाने पीने का पूरा टोटल। अदरवाइज क्या होगा ना, क्योंकि देखो मेडिसिन बेचनी है, बराबर है। बाबा रामदेव जैसे, मेरे जैसे, डॉक्टर विश्वरूप रॉय जैसे, डॉक्टर BM हेगड़े जैसे इस दुनिया में बहुत गिने चुने लोग हैं। जितने लोग इस सब्जेक्ट में काम करते हैं ना, मैं आपको नाम के साथ बोल देता हूँ कितने लोग काम करते हैं इंडिया में। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, अंडरस्टूड, और रीच आउट बहुत कम है। उसमें से बहुत बड़ा नाम है बाबा रामदेव जी का, और सेकंड नंबर पे विश्वरूप रॉय का आता है। और वो आए थे राजेश दीक्षित जी, उनको तो उड़ा दिया गया, वो भी बोलते थे ये सब गलत है, लेकिन अभी भी इन लोगों को जिंदा रखा हुआ है, क्योंकि कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है इनके पीछे, कि इनके ऊपर में मौत मंडराती है, लेकिन क्या होता है ना कि कोई इनको कर नहीं पा रहा है कुछ। जैसे विश्वरूप रॉय है, वो भी खुलेआम बोलता है ये सब क्या है, एकदम खुलेआम बोलता है डॉक्टर्स लोगों को मेडिकल साइंस के बारे में, एकदम विरोधाभास बात करता है वो आदमी, सीधी क्रांति वाली बात करता है, नाना पाटेकर की तरह। तीखी वाणी है, उसको आप जरा सुनोगे ना, लॉजिकल बात करता है, लेकिन अच्छा डॉक्टर भी है ना, घुटने टेक देता है उसके सामने, आर्ग्यूमेंट में खड़ा नहीं रहता है। तो डॉक्टर BM हेगड़े है, वो आदमी जिंदा क्यों मुझे अभी भी नहीं समझ में। 80 साल का आदमी है, सीधा खुलेआम, एक जमाने में ऑपरेशन करता था वो, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के दुनिया में, नॉट ओनली इंडियन, ब्रिटिश में, अमेरिका में, वहां पर में भी वो ट्रस्ट रह चुके हैं। उनको बकायदा इन्विटेशन के साथ बुलाया जाता था। हार्ट सर्जन थे वो, उनको इन्विटेशन बुलाया, यानी कि ही वाज वन ऑफ द लीडिंग हार्ट सर्जन ऑन प्लैनेट की बात कर रहा हूं मैं, ये खाली ऐसे वैसे शहर की बात नहीं कर रहा हूं। दुनिया में जितने महान डॉक्टर्स होते हैं ना, उनमें से उनकी श्रेणी में वो श्रेणी में वो आते थे। 20 साल उन्होंने डॉक्टरी की, बाद में देखा कि ये पेशेंट बार बार बीमार क्यों होता है, तो उन्होंने फिर ये ना शास्त्र में रिसर्च करना शुरू कर दिया, वेद पढ़ना शुरू कर दिया उन्होंने, आयुर्वेदा, शास्त्र, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ये सारे वेद पढ़ने शुरू कर दिए, गीता, ये वो। फिर देखा अरे ये क्या, योगा देखना शुरू कर दिया, साइंस में फिर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया, तब से बंद कर दिया उन्होंने। आई थिंक सो 30 या 40 साल की उम्र में उन्होंने 40 साल की एज में शायद बंद कर दिया उन्होंने एलोपैथिक प्रैक्टिस। आज वो 80 साल के हैं और अभी भी जिंदा है। वो उसकी वाणी तो देखो, वो तो सीधी तलवार छोड़ते हैं, आप समझ लो, खुलेआम सारे बुलेट बात करते हो, सीधे बुलेट छोड़ते हो। उसको यूट्यूब में सुन लेना, आप बोलोगे अगर आपने उनको सुन लिया ना, आप दवाई लेना बंद कर दोगे, आपको डॉक्टर पे भरोसा उठ जाएगा।
बहुत मेडिकल अच्छा बोलते हैं वो, हाँ बहुत अच्छा बोलते हैं वो ये हाँ, हेगड़े। बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत बहुत बढ़िया बोलते हैं वो तो, सीधा 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 एकदम स्ट्रेट। अभी भी जिंदा है वो आदमी, गवर्नमेंट ने उसको भारत रत्न अवार्ड दिया है, सोचो, हाल ही में भारत रत्न मिला है उसको। गेटिंग माय पॉइंट? तो ऐसे गिने चुने लोग ये, एक तो वो है, ये है, फिर होलिस्टिक साइंस में जो लोग, जैसे बाबा रामदेव बोला, मैंने आयुर्वेद के विषय में काम करता है, नेचुरोपैथी भी उनका बहुत बड़ा है। फिर ये डॉक्टर BM हेगड़े, वो अपना सेंटर चलाते हैं, वो लोगों को ट्रेनिंग कोच करते हैं कि इस तरीके से करो आप। और फिर ये डॉक्टर विश्वरूप रॉय है। फिर आप फिर जो स्टेट लेवल पे जो लोग पॉपुलर है, तो जैसे कि आप देखो गुजरात में अपने ये बहुत पॉपुलर है, अपने नाम BV चौहान साहब, डॉक्टर नहीं है लेकिन BV चौहान मेरी तरह ऐसे ही, बस प्रोफेशन कुछ और था और ऐसे ही इसमें उनकी हेल्थ खराब थी, तो लोगों को उसने ये सारी चीजें अपनाने शुरू कर दिया और वहां से आगे बढ़े, और गुजरात में काफी पॉपुलर है वो। डॉक्टर नहीं लेकिन BV चौहान बोलते हैं उसको। उनकी संस्था का नाम है न्यू डाइट सिस्टम। फिर मीरठ में एक बहुत बड़ी संस्था है, नाम भूल गया मैं, फॉरगॉट द नेम, जो भी है, वो भी गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत चलती है, बहुत बड़ा उनका काम कर रहा है, आश्रम है उनका वहां पर में, मीरठ में। फिर एक और चीज, एक और है दिल्ली में, रोहिणी सेक्टर में मोहन गुप्ता जी रहते हैं, बहुत पॉपुलर नॉर्थ में। मोहन गुप्ता जी आप टाइप करो गूगल में, मोहन गुप्ता जी के फॉलोवर देखो, फैन फॉलोवर, आप समझ रहे हो, एकदम शुद्ध देसी हिंदी भाषा में बोलते हैं। पूरा पंजाब उसको फॉलो करता है, पूरा हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पूरा जो नॉर्थ है ना, वो वहां के यूं समझो कि हेल्थ के मामले में वो देवता है बहुत बड़े, यानी कि उसको भगवान की तरह लोग मानते हैं उनको। मोहन गुप्ता जी को फॉलो करो, आप उसको सुन सकते हो। तो ये है, मैं ओपनली नाम दे रहा हूँ, क्यों नाम दे रहा हूँ, ताकि आपका विश्वास बढ़ेगा। आपको क्या है, मैं अभी बहुत काम के नॉलेज के हिसाब से काफी कुछ अंदर भरा पड़ा हुआ है, वो बात नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो गुडविल के हिसाब से भी आई एम अ वेरी स्मॉल पर्सन, छोटे छोटे ग्रुप में काम करता हूं मैं, लेकिन वहां पर मैं क्या है, हजारों की भीड़ लगती है। गेटिंग माय पॉइंट? उनके पास में वहां पर में उनको मिलना है तो इट्स लाइक इन, आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, अगर कोई ठोस रीजन है तब जाकर के आप उनके दर्शन होते हैं। ये लोग इतने पॉपुलर है, मोहन गुप्ता जी जो है, बस हो गए इतने सारे लोग, और कुछ ना, नेचुरोपैथ के कुछ जो छोटे मोटे सेंटर, और बाकी मेरे जैसे जो जितने जैसे लोग हैं, बस वही है। तो इन लोगों का आप सुनोगे ना तो आपको पता चलेगा कि भाई हाँ भाई ये लोग किस लेवल पे काम कर रहे हैं, तो आपको आइडिया आएगा कि ये इतना इट्स नॉट एन इजी टास्क, बहुत टफ है ये चीज को। और उन्होंने कितने लोगों को ठीक किया, बस खाली यही कुछ नहीं, भोजन सुधार करो, लाइफस्टाइल इंप्रूव करो, योगा करे, ये करे, बस आप ठीक हो जाओगे नॉर्मल। ये सारे होम थेरापी है, अंडरस्टूड? असल में क्या है कि आपको अपने किचन को ही ये बना देना है, हॉस्पिटल क्लिनिक बना देना है। हर बीमारी का जड़ हमारी किचन में है, यानी कि सॉरी सॉल्यूशन, ऑलमोस्ट सभी बीमारी का सॉल्यूशन हमारे किचन में है। किचन को ठीक करो, आप ठीक हो जाओगे, सिंपल। जितना ज्यादा रॉ फूड जाएगा उतना ज्यादा आप हेल्दी से हेल्दी होते जाओगे। और कोई सवाल तो पूछ लीजिए, हम सेशन को एंड करेंगे, 10 बज गए यहाँ पर। मैं एक क्वेश्चन है, आपने पहले बोला था कि अगर कोई वेट लिफ्टिंग या ऐसा हेवियर एक्टिविटी करता रहे तो अपना जो टिपिकल डाइट रहता है रॉ फूड का, वो दैट मे नॉट बी इनफ इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। फिलहाल तो अभी मेरा नहीं चल रहा है, बट लॉकडाउन के पहले आई यूज्ड टू मतलब ये करता था मैं रेगुलरली। तो अगर ऐसा करना है तो ये वाले डाइट में एडजस्टमेंट्स क्या ला सकते हैं, आइटम्स क्या डाल सकते हैं जिससे वो थोड़ा फूड बोला ना मैंने आपको, क्या हुआ? 2 टाइम कुक फूड, 2 टाइम्स कुक फूड ले सकते हो, कुक फूड ले सकते हो। ओके। और जो अनाज खा सकते हो, तो अगर एक्सर्शन है तो दोनों टाइम अनाज खा सकते हो, एक्सर्शन नहीं है तो दोनों टाइम अनाज खाना ठीक नहीं है। ओके। और जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट बोलते हैं वो तो ऑब्वियसली नॉनवेज वगैरह इससे तो नहीं करेंगे, या डेयरी से भी। तो विद इन आवर स्कोप सबसे ज्यादा प्रोटीन रिक्वायरमेंट उस टाइम पे किससे सेटिस्फाई कर सकते हैं? नहीं, जो पल्सेस है, हमारे पल्सेस से काम हो जाएगा। स्प्राउट्स है, पल्सेस है, दाल वाल खा ली, बीच में आपने राजमा खा लिया, वीक में एक आध बार चने खा लिया आपने, बॉयल चने ले लिया,
मूंग का सूप वगैरह ले लिया, उस सब से प्रोटीन मिल जाएगा आपको। मुझे कल प्रोटीन की काफी जरूरत थी, मैंने बहुत दिनों से प्रोटीन, स्पेशल प्रोटीन वाला फूड नहीं खाया था मैंने, इतना एक्सर्शन कर रहा था ना, तो कल मेरे बॉडी ने बोला कि आज तू रेस्ट कर और थोड़ा थोड़ा डाइट हैवी कर। तो कॉन्शियसली मेरे बॉडी ने, मतलब अंदर इंट्यूशनली मेरे बॉडी ने बोल दिया था कि तू, तो कल मैंने राजमा खाया था, मैंने राजमा और राइस मैंने खाया था मैंने, अंडरस्टूड। आमतौर पे अगर आप जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल में कोई राजमा और चावल खाएगा, उसको स्टमक ब्लॉटिंग हो जाएगी, गैस हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। ओके। कई बार क्या होता है ना कि हमारा शरीर हमें इंट्यूशन देता है, हमें सिग्नल देता है कि आज तू ये खा, ये खा, ये खा, ये खा, ये खा, बार बार उस तरफ आपको ध्यान लेके जाता है। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर में वो एलिमेंट कम हुआ है, वो मिनरल कम हुआ है, तो वो तो बॉडी के अंदर में मेमोरी है, उसने अब तक जितना भी खाया है ना, उसको पता है कि यहाँ से प्रोटीन, ये वाले फूड में प्रोटीन मिल जाएगा, ये वाले फूड में विटामिन मिल जाएगा, ये वाले फूड में कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। तो आपको उस मेमोरी को एक्टिवेट कर देगा कि चलो हाँ प्रोटीन, मैं ये दाल खा लूं, मैं वो खा लूं, अंडरस्टूड। तो ऐसा है। तो परसों भी मैंने चना खाया था, ब्राउन चना, और कल मैंने राजमा खाया था। अभी मैं एकदम से ऐसा एकदम फिट, एकदम मजा आ गया। हाँ चलो ठीक है। तो जरूरी नहीं कि हम रोज दबा दबा के प्रोटीन खाएं। अगर आपका एक्सर्शन लेवल बहुत ज्यादा है, प्रोटीन खाते हो तो बात बराबर। ओके। और एक और क्वेश्चन था, जो फ्रूट्स रहते हैं वो कभी कुक फूड में लाइक गरम करके, या समटाइम्स डिशेस रहते हैं, रेसिपीज रहते हैं जिसमें फ्रूट को ही गरम करते, तो वो कभी करना नहीं चाहिए ना? नेवर। आप उसको, जैसे आपने क्या है ना कि आग में अपनी उंगली डाल रहे हो, उंगली जल जाती है ना, बस सेम है वो। उसके अंदर में लाइफ है, फ्रूट के अंदर में 100% लाइफ है, लाइफ एनर्जी है। तो आप उसको जला दोगे तो खत्म हो जाएगा, इट्स अ वेस्ट। ओके, ठीक है, थैंक यू। कभी भी फ्रूट को गर्म नहीं करना चाहिए। लोग करते हैं, फ्रूट को गर्म करते हैं, उसका पल्प बनाते हैं, उसका पता नहीं क्या क्या बनाते हैं, सिरप बनाते हैं, फ्रूट को उबाल उबाल के। लोग बोलते हैं फ्रूट का जैम खा। गधे, फ्रूट ही खाना, जैम क्यों खा रहा है? जैम बनने में आधा दिन चला जाता है। फ्रूट को उबाल के उसका पूरा रस निकालते हैं और फिर उसका जैम खाते हैं, उसमें चीनी डालते हैं। ऐसे ही फ्रूट खा जाओ। कितना हमने, देखो ना, मैंने यूट्यूब पे देखा हुआ है, और भी ऐसा फूड प्रोसेसेस को, मल्टीपल प्रोसेस को देखी हुई है मैंने। मैं देखता हूँ क्यों इतना लंबा प्रोसेस करते हैं। चुपचाप सीधा केला छीलो और खा जाओ, सीधा डायरेक्ट लेके आया उसको कट करो, खा जाओ। क्यों इतना प्रोसेस करने की जरूरत है? लोग फ्रूट सलाद बनाते हैं अलग अलग तरीके से, दूध को, ये दूध में फ्रूट्स मिलाते हैं, ये फ्रूट वो फ्रूट, उसमें चीनी डालते हैं, इलायची डालते हैं, फिर ये सारी प्रोसेस करते हैं, उसको फिर रेफ्रिजरेट करते हैं आधे दिन के लिए, बाद में खाते हैं, उसमें क्रीम मिलाते हैं उसके अंदर में। काहे के लिए करते हो? सीधा सीधा फ्रूट खाओ ना भाई, डायरेक्ट खाओ ना, इतना मगजमारी क्यों करते हो? टेस्ट के लिए। हाँ, टेस्ट के लिए। टेस्ट के लिए मगजमारी करते हो। रहने हो, हेल्थ अफेक्ट होता है उससे, देखो ना, हेल्थ अफेक्ट होता है। इट इज रियली अफेक्टिंग द हेल्थ। कभी कभार आपने वंस इन अ वाइल खा लिया, दैट इज ओके। एक्चुअली पता ही नहीं है। हाँ, एक्चुअली पता ही नहीं है। हाँ, नहीं पता है लोगों को ना, वो इश्यू है। मतलब लोगों को क्या, मतलब हमारे को नहीं पता। तो मैं जैसे हम तो जैसे आप बोल रहे हो कि मेरा बॉडी बोल रहा है अच्छा प्रोटीन खाना है, राजमा खाना है, या वैसे करके, तो हमारे को तो पता ही नहीं है कि कौन सा इसमें अच्छा ये चीज खानी चाहिए या पल्सेस खानी चाहिए या नहीं नहीं खानी नहीं नहीं, चाहिए। देखो ये सिंपल है। जैसे क्या होता है ना कि प्रोटीन एक ऐसा मिनरल है जो रोज डिमांड नहीं करता है बॉडी, ऑलरेडी प्रोटीन को स्टोर करता है बॉडी, अंडरस्टूड। प्रोटीन बॉडी में स्टोर होता है। जब ये कम हो जाता है ना, तब एकदम से तलब जगाता है, पनीर खा ले, राजमा खा ले, चना खा ले, दाल खा ले, एकदम से वो जगाता है। रोज इतनी तीव्र इच्छा पैदा नहीं करता है। कार्बोहाइड्रेट की रोज तीव्र इच्छा पैदा हो जाती है, क्योंकि हम एनर्जी कंज्यूम करते हैं, शुगर हम खर्च करते हैं हम। लेकिन प्रोटीन का जो है ना सोर्स, प्रोटीन बॉडी के अंदर में लंबे टाइम के लिए स्टोर हो जाता है। दाल नहीं खानी चाहिए हर रोज। हाँ?
हर रोज दाल नहीं खानी चाहिए जैसे बिल्कुल नहीं कुक फूड, खानी चाहिए, बिल्कुल नहीं खानी। ओनली मैं महीने वेजिटेबल। में 2 से 3 बार खाता हूँ खाली। हम तो हर रोज ही खाते हैं, हाँ हम तो हर रोज ही खाते हैं। नहीं, गलत है ना, तो इससे तो प्रॉब्लम है ना बॉडी के अंदर में। रोज नहीं खाना चाहिए दाल हमको। महीने में 2 से 3 बार या वीक में एक आध बार खा लो, समझो ना। महीने में 4 बार खाए तो वीकली एक बार हो गया, बस बहुत हो गया, इनफ है। दाल इज वेरी हाई, वेरी हैवी फूड। दाल तो खानी ही नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा हैवी फूड है। दाल को पकने में कितना टाइम लगता है? मूंग की दाल वगैरह तो जल्दी पक जाती है। वो ठीक है, वो मूंग की दाल खाया कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सबसे बेस्ट है अगर आपको लग रहा है कि कम अमाउंट में आपको प्रोटीन लेना है तो खिचड़ी सबसे बेस्ट है। योगा में और आयुर्वेद में खिचड़ी को सर्वोत्तम बताया गया है। तो स्प्लिट मूंग की दाल और चावल की खिचड़ी सबसे बेस्ट है। वो सारी चीजें आपको कवर कर देगा। और जो आप बोल रहे हो कि डिजीजेस हैव सोल्यूशन इन आवर किचन, तो ये कहाँ से मिल सकता है कि अच्छा ये जैसे यू टोल्ड, एक दो एग्जांपल दिया है ऑलरेडी, कॉन्स्टिपेशन का और आइज का। ये तो मैं सिखा रहा हूँ प्रोग्राम के माध्यम से। आपको डाइट प्लान दिया, उस तरीके से फॉलो करोगे तो अगर आपको वाकई में ट्रीटमेंट करना है ना, तो फिर क्या होता है ना कि फिर जो मैं जैसे कि मैं बताता हूँ, बराबर है कि वीक में एक दिन आप क्या करो। अगर आप तेजी से अगर अपने रोग को कम करना चाहते हो तो एक दिन कंप्लीट रॉ फूड पे रहो और एक दिन कंप्लीट जूस पे रहो और 5 दिन होलिस्टिक मील जो हो हमारा जो प्लान जो मैंने दिया है उस तरीके से आप फॉलो करो और फिर आप देखिए कि आपको रिजल्ट कितनी तेजी से आता है। और जिस दिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आज प्रिवेलिंग हो रहा है, यानी कि कई बार क्या होता है ना कि जिस बीमारी को लेकर के हम परेशान होते हैं तो वो ज्यादा एक्टिव हो जाता है, कोई दिन ऐसा आता भी है, तो उस दिन कंप्लीटली कंप्लीटली आप केवल रॉ फूड या फिर जूस पे रहें। मैं कल से एक स्किन के लिए भी नहीं दे रहा। मैं कर मेरा दे रही। जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ म्यूट रखिए, हाँ जी सॉरी। तो 1 से 2 दिन जो है वो कंप्लीट, अगर आप जैसे आप लिक्विड डाइट पे रहोगे तो ये क्या होगा ना कि उसकी जो उसकी जो इंटेंसिटी है वो बहुत नीचे आ जाती है, बहुत नीचे आ जाती है। सपोज कि अगर अगर आपको पेन है किसी बॉडी के अंदर में, इट इज रियली प्रिवेलिंग, पेन चालू है इस वक्त पे, तो अगर कोई मुझसे पूछेगा ना कि सर मैं क्या ट्रीटमेंट करूं, तो मैं उसको बोलूंगा ठीक है, जब तक ये तेरा पेन नीचे नहीं आता है ना तब तक तू अनाज नहीं खाएगा। ये अपने आप में एक ट्रीटमेंट है। अंडरस्टूड? अभी आप बोलोगे इससे पेन का क्या संबंध? पेन का इसलिए संबंध क्योंकि आप ग्रेन खाओगे, ग्रेन पेन को एक्टिवेट कर देगा। 18 घंटा 19 घंटा हीलिंग की जो एनर्जी है वो जठराग्नि में है। अभी जठराग्नि ही बिजी रहेगी, स्मॉल इंटेस्टाइन बिजी रहेगा तो हीलिंग कहाँ से होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन को खाली रखना पड़ेगा ना अगर आपको हील होना है तो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए मैं मना कर देता हूँ वहां पर मैं कि अगर आपको रोग ठीक करना है तो मेरा जो डाइट प्लान जो रहता है वहां पर में पूरा चेंज हो जाता है। खिचड़ी चलती है वैसे टाइम पे? नहीं चलती खिचड़ी वो टाइम पे। अनाज ही नहीं खाना है, खत्म बात। अनाज ही नहीं खाना है, ओनली लिक्विड एंड रॉ फूड। अगर बुखार है, कोई भी एक्यूट सिम्टम है, एक्यूट सिम्टम में क्या आता है? बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम, सिर दर्द, बॉडी पेन, बॉडी में कोई भी पेन ले लो आप, प्रिवेलिंग पेन है, पूरा दिन पेन एक्टिव है, मैं उस पेन की बात कर रहा हूँ। पेन, फिर उसके अलावा क्रॉनिकल डिजीज, अंडरस्टूड, थायराइड है, अस्थमा है, उस सब में तो मैनेज करना पड़ता है। लंबे टाइम के लिए हम फास्टिंग नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको डिजाइन इस तरीके से कर सकते हैं कि हम पूरे दिन में एटलीस्ट 24 घंटे में हम 16 से 18 घंटा हम फास्टिंग करें। अंडरस्टूड? एंड देन यू कैन क्योर दिस थिंग। वो चीजें क्योर हो जाती है तो किचन से ही ठीक होती है। और खाना इंप्रूव करना पड़ता है, तो हो सके उतना हमें 90 to 95% रॉ फूड पे जाना पड़ता है। वी हैव टू स्विच टुवर्ड्स रॉ फूड, प्लांट बेस्ड फूड पे जाना पड़ता है। जो डाइट प्लान मैंने आप लोगों को दिया हुआ है ना, इसमें हम जैसे मैंने बोला ऑयल नहीं खाना है, डेयरी नहीं खाना है, वो सारी चीजें नहीं खानी है। अगर आपने ये भी सब बंद कर दिया ना
रिजल्ट भले ही फास्ट नहीं मिलेगा, लेकिन रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा। फास्ट रिजल्ट चाहिए तो फिर हमें रॉकेट की स्पीड से जाना पड़ेगा। डाइट प्लान 1 को चूज करना पड़ेगा और लिक्विड डाइट को चूज करना पड़ेगा। रॉ डाइट, लिक्विड डाइट एंड डाइट प्लान 1 उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये कॉम्बिनेशन जो है वो सिलेक्ट, जो मैं पिछले मतलब पिछले लॉकडाउन में जो मैं लोगों को कराता था, तो वो चीजें अगर वो कॉम्बिनेशन अगर करेंगे ना तो बहुत ही तेजी से रोग चले जाते हैं लोगों के। 2 से 3 महीने के अंदर में गायब, एकदम बिल्कुल गायब, शरीर से बाहर। दवाई बंद, दवाई तो हफ्ते 10 दिन में बंद करनी पड़ती है, बिल्कुल टोटली बंद करनी पड़ती है। अदरवाइज मेडिसिन चालू है तो फिर काम नहीं हो पाएगा एकदम। थायराइड का भी? हाँ, थायराइड का भी? हाँ, कोई भी रोग ले लो ना आप, कोई भी रोग ले लो आप, क्रॉनिकल स्टेज तक के सभी लोग, क्रॉनिकल स्टेज तक के जितने भी रोग है वो सारे लाइफस्टाइल डिजीजेज है। लाइफस्टाइल डिजीजेज है। आपको मैं थोड़ा अगर चाहिए तो अभी लिस्ट रिजर्व बता देता हूँ। अच्छा, मैंने बंदी कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, कल। हाँ, तो ये जो है वो सारे हमारे ठीक हो जाते। उसके साथ साथ में आपको नॉलेज भी लेते रहना पड़ेगा, क्योंकि क्या होगा ना, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, भरोसा तभी बढ़ेगा जब आप नॉलेज लेते रहोगे। मुझे और मेरे जैसे और भी बड़े बड़े लोगों को, जिन लोगों ने 30 साल 40 साल गुजार दिए इस फील्ड में, उनको सुनते रहना पड़ेगा, क्योंकि क्या होगा ना, तभी आपका भरोसा कायम रहेगा। वरना क्या होगा, आपने मुझे सुना, फिर आपके टच में और कोई नहीं है बराबर, और मेरे टच में भी आप बहुत ही एसोसिएशन चाहिए एक्चुअली, तभी होता है। फिर क्या होता है ना कि पड़ोसी ने कुछ बोल दिया, ऑफिस में किसी ने कुछ बोल दिया, डॉक्टर ने कुछ बोल दिया, भरोसा गायब हो जाता है, वहां पर खत्म ही हो जाता है वो जो, क्योंकि इट इज अ बेबी। आप जो शुरू कर रहे हो ना, इट इज एट अ स्टार्टिंग स्टेज, उधर ही खत्म हो जाता है वो चीज। तो इसको नर्चर करना पड़ा। आज कितना मैं छाती ठोक के, आप कोई मेरे भरोसे को हिला नहीं सकता है। क्योंकि क्या है ना कि मैं डे इन डे आउट इसी में ही हूँ, इसलिए। लिक्विड डाइट मतलब विद फ्रूट्स या विदाउट फ्रूट? ओनली लिक्विड, ओनली नारियल पानी, एशगार्ड जूस और वेजिटेबल जूस, बस। पीडीएफ में देखो, मैंने लिक्विड डाइट दिया है वहां पर मैं। अन्ना, ये वैक्सीनेशन का साइड इफेक्ट जाने के लिए क्या कर सकते? अब तो ले लिए। अब ये काम करो, 2 दिन मौसमी जूस पीते रहो, बस खाली नारियल पानी और मौसमी जूस। ओके। पीते रहो। तो आपने तो लिक्विड किया है ना, आपको तो हिम्मत है करने की। 2 दिन लिक्विड डाइट कर दो, और नींबू पानी भी पी सकते हो उसमें। ओके। पूरा फ्लड करो, कुछ नहीं, नो ग्रेन, नॉट इवन फ्रूट ऑल्सो। सो फ्रूट मीन्स बोले तो मौसमी फ्रूट ले सकते हैं। हाँ, भूख लगती है तो फ्रूट खा सकते हो, कोई भी फ्रूट खा सकते हो, लेकिन मौसमी जूस पियो, नारियल पानी भी चलेगा। और अभी सीजन के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, तो वही है, और तो कुछ है नहीं। और क्या मिल रहा है आपके उधर में? अब 3 दिन तो हो गया वैक्सीनेशन लिए, वो फीवर भी आ गया, फीवर आया, बॉडी पेन्स आया ना। हाँ, तो अभी क्या करो, अभी कल और परसों 2 दिन आप, है ना, देखो मैं आपको अभी प्लान देता हूँ। 2 दिन आप खाली जूस पे रहो। ओके। मर्जी उतना पियो, ऐसा लिमिटेड नहीं है, मर्जी उतना पियो। ओके, ठीक है। और फिर 2 दिन के बाद जो तीसरा दिन है, उस दिन आप फिर कोई रॉ फूड खाते रहो पूरा दिन। जूस भी पियो, फ्रूट भी खाओ, सलाद भी खाओ। ओके। और चाहिए तो नहीं समझ जैसे लग रहा है कि नहीं हैंडल हो रहा है, तो फिर सूप भी पी सकते हो वेजिटेबल का, लेकिन ग्रेन्स मत खाना। ओके। और 4th डे पे ग्रेन स्टार्ट करो। ओके, 3 days ओनली जूस एंड रॉ। पहला 1 दिन तो, कल का दिन तो पूरा जूस पे ही रहो आप। ओके। उसमें जूस में नारियल पानी आ सकता है, मौसम्बी का जूस सबसे बेस्ट रहेगा, और नारियल पानी भी अच्छा सबसे बेस्ट रहेगा। और आंवला मिल रहा है क्या? आंवला नहीं मिल रहा ना इधर। तो ठीक है, नींबू पानी पी सकते हो आप। एशगार्ड भी पी सकते हो, एशगार्ड मिल रहा।
हाँ एशगार्ड भी पी सकते हो। बस ये 2 दिन ये करो आप। ओके ठीक है ना? ओके ना। ठीक है। बीटरूट का भी जूस चलेगा। बीटरूट ओके। बीटरूट का भी जूस। करेला करेला भी चलेगा, लेने की जरूरत नहीं है लेकिन। नहीं है ओके। आई मीन टॉक्सिन्स है तो जल्दी नहीं। नहीं, अरे ये सब इतना, ये सब साफ कर देगा ये जो मैं बोल रहा हूँ। 2 दिन पूरा बस फ्लड करो उसका, फ्लड करो, निकालो उसे। ओके मतलब जो है ब्लड के अंदर में अल्कलाइन को 14-15 पे लेके जाना है। ओके ठीक है ना? तो ब्लड में वही घूमना चाहिए, बस वही घूमना चाहिए। ओके। मेरे हस्बैंड को कुछ भी पेन्स फीवर ऐसा नहीं आया ना, पर मुझे आया। हालांकि वो कभी भी कुछ भी जूस फास्टिंग ऐसा वो कभी भी नहीं करे। मैं एटलीस्ट थोड़ा तो करी। मैं सोची कि मुझे कुछ नहीं। हाँ ये हो रहा है, जो फीमेल्स को आ रहा है, मेल्स को नहीं आ रहा। नहीं ऐसा नहीं है। मेल वालों को क्या है, ऐसे ही हुआ है। इम्यूनिटी कमजोर होगी, इसमें इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है। जनरली मेल वालों की इम्यूनिटी थोड़ी सी स्ट्रांग ज्यादा रहती है। तो वो ओके ठीक है, वो ठीक है। अभी नहीं पता चलेगा, बाद में पता चलेगा। ओ मेरा आयरन भी ओनली 2 पॉइंट्स है ना। हेमोग्लोबिन सम 11 पॉइंट है, आयरन ओनली 2 पॉइंट्स है बोल के पालक जो बोले। है, कल क्या करो आप, जो जूस बनाते हो ना, जैसे वेजिटेबल का जूस बनाया, उसमें लीफी वेजिटेबल्स ऐड करो। कोरिएंडर है, पालक है, पुदीना, जो भी है वेजिटेबल भर भर के उसमें जूस में मिक्स करो उसका। ओके ना। ठीक है ना? ओके सर एक जो संजीवनी है वो, उसको कुकड़ू मील में लेना है कि वो कुकूर में आता है। संजीवनी ग्रेन से बनता है, वो ग्रेन से बनता है, यानी कि वो एक प्रकार का पोरिज है वो। ओके सर, वो जो एक सदगुरु की वो मूसली आती है ईशा वाला, वो खा सकते हैं? वैसे तो अभी देखो, अभी वैसे देखा जाए तो नहीं खाना चाहिए। ठीक है ना? लेकिन खाना बच्चों के लिए मंगाते हैं ना, तो अभी बच्चे नहीं खाइए, कोई नहीं, बच्चों को आप वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चों को देने में कोई दिक्कत नहीं है। उसकी में वैसा कुछ नहीं है कि जो इससे कॉन्स्टिपेशन होता है, वो मैंने देखा है उसके अंदर। तो वो बच्चे डिमांड करते हैं ना, नहीं मैं हमें चोकोस कॉर्नफ्लेक्स लेके दो, इससे बेटर तो अरे यार वो तो बेकार चीज है, वो बेकार चीज है। इससे बेटर तो ये कहते हैं मूसली मंगा दो। चलो मूसली फिर भी एक बार चल जाएगी, मिलेट से होती है, चलो फिर भी ठीक है, बेटर है। ठीक है फिर, ठीक है चलो फिर सेशन को एंड करें यहाँ पर मैं। चलिए, थैंक यू सो मच।